तो हेलो सिपाहियों। तो नॉर्मली तो मैं वीडियो की शुरुआत में कोई इंटर वगैरह नहीं देता, क्योंकि मैं जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियोस को एंटरटेनिंग रखने की कोशिश करता हूँ। पर आज जो सीरीज हम करने वाले हैं एक अलग चीज है। ये सीरीज लुकिज्म वर्स से जुड़ा की है। कहानी अलग है बट एक ही वर्स में है, तो आपको लुकिज्म वर्स के भी कैरेक्टर्स टाइम टू टाइम इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, मैं वादा करता हूँ इसे कंटिन्यू करने का। और अगर बाय चांस इस वीडियो के नीचे बहुत ही अच्छे व्यूज और कमेंट्स आएंगे तो कुछ दिनों में हम इसकी बहुत से वीडियोस लाएंगे। और साथ ही साथ हो सकता है लुकिज्म पे भी काफी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाए। और अगर बाय चांस पहले से भी किसी ने सीरीज का एक्सप्लेन कर रखा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर भी ये वीडियो देखकर बहुत ही मजा आएगा। तो थोड़ा सा कहानी को शुरू करने से पहले डेड मैंशन और एब्सोल्यूट 3 प्रिंसिपल्स के बारे में जान लेते हैं। डेड मैंशन एक ऐसे ऑर्फनेज की तरह है जहाँ पर बच्चों को बचपन से ही कंप्यूटर्स की तरह ट्रेन किया गया है और उनकी काबिलियत और लड़ने के तरीके एक प्रोफेशनल असासिन और किलर से भी ज्यादा है। और ताकि इन बच्चों की काबिलियत के ऑनर्स पर ही खतरा ना बने, 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल से बांधा गया है। पहला प्रिंसिपल, पहला कि बच्चे को अपने पेरेंट्स की बात को पूरी तरह मानना था। और दूसरा, बिना पेरेंट्स की परमिशन के बच्चे अपनी ताकतों का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे खास रूल, अगर किसी भी वजह से पेरेंट्स की सेफ्टी खतरे में आ जाती है तो बच्चे पहले तो रूल्स को भूल सकते हैं। और इन्हीं रूल्स को बचपन से ही बच्चों के दिमाग में बिठाकर इन बच्चों को डेड मैंशन में बड़े बड़े डीलर्स को बेचा जाता था। सभी के अपने अपने अलग अलग मतलब के लिए असोसिनेशन या फिर कुछ इससे भी खतरनाक काम। और डेड मैंशन में बड़े किए गए इन्हीं सभी बच्चों में एक लेजेंड था, डेड मैंशन का लॉस्ट लेजेंड, जो कि बचपन में ही गुम हो गया था। खैर, अब इतने रूल्स के एक्सप्लेनेशन के बाद चलिए चुपचाप से कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ऑर्फनेज, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सभी को पता ही होगा। एक ऐसे बच्चों से भरी जगह जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है। पर जैसा मैंने आपको बताया था, ये ऑर्फनेज बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और फिर उस जगह पर हम आते देखते हैं एक अमीर आदमी को, जो कि उनमें से एक बच्चे को गोद लेने के लिए चूज करता है और उस छोटे लड़के को बताता है कि आज से वो उसका बाप था। और फिर वैसे ही उस बच्चे को वो अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। और बाकी बच्चे और सिस्टर नन भी सभी के साथ खुशी खुशी उसे वहाँ से बाय करते हैं। पर उसके वहाँ से जाने पर ही सिस्टर बताती है, बस बच्चों, इतनी नौटंकी काफी होगी, क्योंकि अब ट्रेनिंग का टाइम हो गया था। और उसका ये कहते ही बाकी बच्चे भी अपनी भोलीपंती को छोड़कर अपने अपने हाथों में अपने अपने हथियार पकड़ लेते हैं। और सिस्टर उनमें से एक बच्चे अली को बताती है कि इस ऑर्फन में रोने की एक्टिंग करते समय अपने नाक को बहाने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल के जमाने में किसी भी पेरेंट्स को वो बच्चे पसंद नहीं होते जो बेवकूफ या फिर अजीब होते हैं। जिस बात पर वो बच्चे अली भी हाँ करती है। और इस ऑर्फन में एक जगह हम देखते हैं एक पूरी ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट लेडी बहुत से बच्चों को ट्रेन कर रही थी, क्योंकि ये बच्चे कंप्यूटर्स की तरह थे जिन्हें खरीदने वाले इसका इस्तेमाल अच्छे से जानते थे। और यहाँ पर कार में उस मोटे के साथ हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं और वो मोटा उसे किसी व्यक्ति की तस्वीर दिखाता बता रहा था कि ये उसका टारगेट था। और जैसे कि 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स थे, वो बच्चा भी अच्छी तरह से उस बात को सुन रहा था। पर एक अनजानी कार का प्रेजेंस अपने पीछे महसूस कर वो अपने नए पिता को बताता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। जिस बात पर वो मोटा बताता है इन फालतू चीजों पर ध्यान न देने को और चुपचाप अपने टारगेट के चेहरे को याद करने को। और जैसा कि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में था कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात को कभी टालना नहीं था, वो बच्चा भी चुपचाप उस कार को इग्नोर कर उस तस्वीर को पकड़ लेता है कि पीछे मौजूद वो अनजान कार सीधा जाकर उनकी कार को एक जोर की टक्कर दे मारती है, जिससे उनकी कार का एक बहुत ही खतरनाक क्रैश हो जाता है। और वो बच्चा किसी तरह से कार से निकलता देखता है कि उसका वो बाप तो मारा गया था। और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो बच्चा बिना अपनी पेरेंट के परमिशन के अपनी कोई भी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और यहाँ पीछे कार से हाथों में बंदूकें पकड़े 2 आदमी निकलते हैं, ये देखने के लिए कि वो मोटा मर तो गया है ना। और जब वो कार के करीब पहुंचते हैं, वो देखते हैं एक मदद के लिए रो रहे बच्चे को, जो रोता हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था। जो देखते हैं वो आदमी भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि उनका काम तो था उस मोटे को मारने का, पर एक किसे पता था कि उसके साथ कोई बच्चा होगा। और इस बात से वो थोड़ा परेशान तो थे कि आखिर उन्हें इस बच्चे का क्या करना चाहिए। पर यहाँ पर उस बच्चे को तीसरा और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स का तीसरा रूल खास अच्छे से याद था कि अगर किसी सिचुएशन में अगर उनकी पेरेंट्स की सेफ्टी पर कोई खतरा आता है, वो उनकी रक्षा करने के लिए पहले तो रूल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। और वैसा ही जब वो आदमी उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके करीब आया था, वो बच्चा तेजी से अपने हाथ में पकड़े चाकू को उसके गले में धंसकर उससे उसकी बंदूक छीन लेता है। और पीछे खड़ा दूसरा आदमी नोटिस करता है कि उसका साथी कुछ ज्यादा हलचल नहीं कर रहा था, कि तभी वो ध्यान से नोटिस करता है कि उस छोटे बच्चे ने तो उसके साथी को मार दिया था। और एकदम छुपकर अपने हाथ में पकड़ी गन से वो उसे शूट कर उसे वहीं पर मार देता है। और फिर खैर कुछ पलों बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ऑर्फनेज में एक खास बच्चा था जो कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, पर उन्होंने उसे गवा दिया था। या फिर कहा जाए चर्च के सभी लोगों ने उसे ट्रैक करने की कोशिश तो की थी, बट बिना एक पेरेंट के वो बच्चा अपनी कोई भी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके बारे में कुछ खास चीज पता लग ही नहीं पा रही। और इस काबिल बच्चे की एबिलिटीज सबसे ज्यादा काबिल थे। और वो बच्चा इस जगह के फादर को भी बहुत ही ज्यादा पसंद था। और अब सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती थी कि या तो वो बच्चा पहले से मारा गया था, या तो उसे बिल्कुल एक आम जिंदगी जीनी पड़ी थी, क्योंकि बिना किसी पेरेंट के वो अपनी किसी भी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और यहाँ सिटी में एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ हाई स्कूल बुलिस एक लड़के के पेट पर घुसे मारो से जोर जोर से पीट रहे थे। और जिस लड़के को वो पीट रहे थे उसका नाम था ह्योनो, और उससे पीटता उसका बुली जिसका नाम जोसेफ था।
हियोना से पूछता है कि आखिर वो उसके ताकतवर मुक्के को कितनी रैंकिंग देना चाहेगा, जिस पर इतनी मार खाने के बावजूद भी हियोना बताता है कि जोसेफ का ये मुक्का तो पूरे 15 पॉइंट्स के बराबर था, जिससे जोसेफ और उसके सारे पुलिस दोस्त एकदम खुश होते हैं। और हियोना मानी मान उन सभी लोगों को बहुत ही दोष दे रहा था कि जोसेफ वहाँ पर फिर से आकर हियोना को एक जोर की लात मारने वाला था कि तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है जो जोसेफ को दूर धकेल देता है, ये बताता हुआ कि अब उसकी बारी थी पॉइंट्स लेने की। और फिर हियोना के पास जाकर उसे अपने कमजोर से धीरे धीरे मुक्के मारा था और पूछा था कि आखिर उसके मुक्के कितने पॉइंट्स के थे। और यहाँ पीछे खड़ा जोसेफ तो इस बात से एकदम चिढ़ गया था कि किसी की हिम्मत हुई थी उसे धकेलने की। और यहाँ पर हियोना भी इस लड़के से बिल्कुल नहीं डटा और उसे यहाँ से भाड़ में जाने को कहता है। एंड यहाँ पर ये दोनों बहस कर रहे थे कि हियोना भी अपने मन में सोच रहा था कि एक गोल्डन बाल वाला लड़का था पाक शियोन, जिसे वो तक भी आसानी से पीट सकता था क्योंकि वो जोसेफ की गैंग में था, इसलिए वो ज्यादा ही हवा में उठता था। यहाँ जोसेफ भी गुस्से में शियोन के पास आता है और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ दे मारता है और एक बात उसे साफ कटा बताता है, ओ पाक शियोन, मैंने तुम्हें बताया था ना ज्यादा हवा में ना उड़ने का, मैं उसे पीट रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में पड़ने के, समझते हो ना मेरी बात का मतलब क्या है। कि मार खाकर शियोन भी हंसता हुआ उसे बताने लगता है कि उसका ये थप्पड़ तो एकदम ही सॉलिड था, पूरे ही 1.5 लाख पॉइंट्स के बराबर। और जोसेफ तेरी बॉडी तो एकदम कमाल किया क्योंकि शायद तू बाहर से पढ़कर आया, भाई तू कितनी जिम करके आया वहाँ से। और ये सड़े फड़े जोक सुनकर जोसेफ भी वहाँ से जाने लगता है। ये बताता कि शियोन को बाद में उनके लिए सिगरेट्स खरीद कर लेकर आने होंगे। और जब जोसेफ वहाँ से चला गया था वो हियोना के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि जैसे अभी अभी कुछ ना हुआ। और हियोना भी अपने मन में सोच रहा था कि वो सच में इस नमूने को आसानी से हरा सकता है, पर बाद में ऐसा ना हो कि जोसेफ उससे पंगे ले। और यहाँ पर शियोन उसे पकड़ता बता रहा था कि आज तो वो उसे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं कि वो हियोना के साथ खाने पर आया होता है और हियोना को वो बता रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसके ज्यादातर पैसे वो जोसेफ के ऊपर ही लगा देता है। तो आज यहाँ पर हियोना को उसे कुछ खाना खिलाना होगा। और शियोन एक बार नोटिस करता है कि इस जगह का नाम तो बिल्कुल हियोना के नाम से मैच करता था। जगह का नाम था हियोना स्नैक शॉप, जिस बात पर हियोना को बताना पड़ता है कि एक्चुअली में ये दुकान उसकी मॉम की थी कि तभी खाना बनाते वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है, जो ये देखकर बहुत ही खुश हुई थी कि आज हियोना यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आया था। और शियोन ये बात जानकर कि ये दुकान हियोना की माँ की है, उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिससे हियोना को अंदाजा हुआ था कि उस बंदे को ये बात का पता लगना शायद उसकी जिंदगी में सबसे बुरी चीज हुई थी। और शियोन उसे बताता है कि अगर ये हियोना की माँ की दुकान है तो वो उनके सामने एक अजनबी बनकर तो नहीं रह सकता, और इसलिए आंटी आंटी चिल्लाता वो उन्हें आवाजें लगाने लगता है। और हियोना को इस बात से एकदम गुस्सा आ गया था कि शायद शियोन उसकी माँ के साथ कुछ बुरा करना चाहता था। और गुस्से में पेन की टिप को बाहर निकाल वो शियोन को मारने वाला था कि उसी पर शियोन एकदम झुककर उसकी माँ से माफी मांगता अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता बताता है कि वो हियोना का दोस्त पाक शियोन था। और उसकी माँ भी इस बात से बहुत खुश होती है कि आज हियोना यहाँ पर अपने दोस्त को लेकर आया था। पर हियोना जानता था कि ये शियोन बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो उसे कुछ भी कर उसे फटाफट यहाँ से ले जाना होगा। और वो अपनी माँ को बहाना देता है कि उनके कुछ दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे तो उन्हें फटाफट यहाँ से जाना होगा। पर ये बात सुनकर हियोना की माँ उसके दोस्तों के लिए भी कुछ खाना पैक कर देती है, ये बताती हुई कि हियोना के दोस्त उसके लिए बिल्कुल उसके बच्चों की तरह है। और हियोना तो उस खाने को लेने से मना करता है, पर पाक शियोन फ्री का खाना लेने से पीछे नहीं हट रहा था और उस खाने को सब करता हुआ वो बताता है कि इस खाने को लेकर उसके दोस्त बहुत खुश होंगे। पर इस बात से हियोना एकदम चिढ़ गया था क्योंकि ये लोग उसके कोई दोस्त नहीं थे बल्कि वो थे जो उसे बुलीज करते थे। पर उसकी माँ इनकी नजरों में एकदम बेवकूफ बनकर उन्हें भी अपने बच्चों की तरह प्यार दे रही थी। और पाक शियोन का ये अजीब सा चेहरा देखकर हियोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी असलियत जानता था कि ये कैसा एकदम हरामखोर इंसान था, पर उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। और इसलिए उसे पकड़ता वो बताता है कि कम से कम उसकी माँ की दुकान के बारे में जोसेफ और उसके बाकी साथियों को ना बताने का, वरना जोसेफ को इस चीज के बारे में पता चला तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती थी। और पाक शियोन भी खाना ले जाता इस बात पर हाँ करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। पर हियोना की माँ शियोन को अगली बार अपने दोस्तों को साथ लेकर आने को कहती है, जिस बात पर खुशी खुशी पाक शियोन भी हाँ करता है। और हियोना को लगता है कि शायद वो बात कर रहा था जोसेफ और बाकी साथियों को यहाँ पर लेकर आने की। और बेचारे हियोना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था कि वो गुस्से पर अपनी माँ पर ही चिल्लाता है, मॉम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा एक्ट किया करो जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो आखिर आप फिर भी ऐसा क्यों करती है। पर अंदर ही अंदर से हियोना अपने आप पर गुस्सा था कि आखिर वो बिना वजह से अपनी माँ पर ही क्यों चिल्ला रहा था। आखिर उनकी इस चीज में क्या गलती थी जबकि वो बस अपने बच्चे के दोस्तों को देखकर खुश थे। और उसकी माँ भी इस बात से माफी मांगती है, ये बताती कि वो बस चाहती है कि बच्चे के कुछ अच्छे दोस्त मरे। और इस माफी से हियोना और भी टूट गया था कि उसकी माँ की कोई गलती नहीं थी, वो कमजोर और डरपोक सारा दोष उन पर लगा रहा था। और फिर अगले दिन क्लास में हम देखते हैं बिल्कुल वही बुरी दुर्घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए थी। जोसेफ उसकी माँ के हाथों द्वारा बनाया गया खाना उसके सामने कर उससे पूछा था, ओ हियोना तुम्हारी माँ खाना बेचती है, देखो तो सही मैं कुछ खाना खरीद कर लाया तो था, पर ये खाना इतना अजीब सा क्यों है। और उसके मुंह पर उस लिफाफे को कर वो हियोना से पूछता है कि उसे उसकी माँ का बनाया खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हियोना क्या मुझे इस खाने का रिफंड मिल सकता है, वरना फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा खुद तुम्हारी माँ के पास जाकर ये कहने के अलावा कि मैं हियोना का प्यारा दोस्त। और हियोना इस पूरी बात का सिर्फ एक ही मतलब निकाल पा रहा था कि अगर जोसेफ को उसकी माँ की दुकान के बारे में पता चल गया था तो उसे बताने वाला पक्का और कोई नहीं बल्कि
पार्क शियोन था, वरना आखिर ये राज कैसे बाहर आ सकता था। और जोसेफ ह्योनो को चिढ़ाता पूछता है आखिर वो दोस्त होकर उसकी बातों का जवाब कैसे नहीं दे रहा था, और इसलिए चिढ़कर वो उसकी माँ का बनाया गया खाना उसके सर पर लपेट देता है और ये भी बताता है कि उसे ह्योनो की माँ के पास जाकर उसके बिहेवियर की कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अब ह्योनो पहले से ही इस चीज की लिमिट पर पहुंच चुका था। वो जोसेफ की हर बातों को अब नहीं सह पा रहा था, इसलिए पूरे गुस्से और तेजी में वो अपने पेन की निब को बाहर निकालकर सीधा निशाना लगाता है जोसेफ के गले की तरफ। और फिर भी आखिर जो अंदर से कमजोर है वो रहेगा तो कमजोर ही, उसे इस चीज के अंत से डर लगने लगता है। वो उस पेन को पकड़ा बस एक जगह पर जम जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यह करने के बावजूद भी उसकी जिंदगी बाद में और भी बदतर हो जाएगी। पर जोसेफ के लिए इतनी वजह काफी थी गुस्सा होने की, क्योंकि अब वो जान चुका था कि अब उसकी कठपुतली के धागे टूटने लगे थे। और टाइम बाद हम देखते हैं जब ह्योनो का नाम पुकारता हुआ क्लास में पार्क शियोन एंटर तो करता है, पर अपने सामने है वो नजारा देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि क्लास में हर जगह पर खून ही खून फैला हुआ था। वहाँ की खिड़कियां टूटी हुई थी, क्लास टीचर एकदम परेशान था और अब पुलिस वहाँ पर मौजूद थी इस सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फिर पार्क शियोन को बाकियों से पता चलता है कि जिस दिन ह्योनो ने वापस हाथ उठाने की कोशिश की थी उस दिन उसे लगातार पूरे 15 मिनट के लिए पीटा गया था। जोसेफ उसे लगातार मार रहा था। ह्योनो मार खाने के दौरान न जाने कितनी बार बेहोश हो गया था, पर दर्द के कारण फिर से जाग गया था। हर बार वो मार खाता, उठता, भीख मांगता उसे छोड़ देने की, पर जोसेफ बिल्कुल नहीं रुका। क्लास में कई स्टूडेंट्स मौजूद थे, पर हर एक ने इस लड़ाई से मुंह फेर लिया, क्योंकि कोई भी इस चीज में ताल्लुक नहीं रखना चाहता था कि इसमें हिम्मत नहीं थी इस लड़ाई के बीच में पड़ने की। और अंततः इस दर्द को कम करने का ह्योनो को सिर्फ एक ही रास्ता मिला, वो था अपनी जिंदगी को खुद से ही खत्म कर लेना, क्योंकि इस लगातार दर्द से तो एक ही बार मिलकर खत्म की गई दर्द ज्यादा बेहतर थी। वो अपनी पास की खिड़की से खुद ही कूद गया। अब इतना बड़ा कांड करने के बाद जोसेफ को हम देखते हैं अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ, और वो अपने बाकी क्लासमेट्स को बता रहा था उसकी जगह पर अपना नाम लेने की और पुलिस को बस बहाना लगाकर बताने की कि वो लोग बस ह्योनो के साथ खेल रहे थे और बस गलती के धक्के से वो छत से नीचे गिर गया। और बेशक उसके बाकी साथी इस चीज में अपना नाम नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि आखिर कौन ही बेमतलब जेल जाना चाहेगा। पर जोसेफ उन्हें बताता है उसने अपने बाप से पहले ही बात कर ली थी और उसे कोरिया के कमाल के कानून के बारे में पता चला था, वो था जुवेनिल एक्ट। पर क्योंकि जोसेफ पहले से एक बार बंदी बन चुका था तो ये कानून उस पर लागू नहीं होता, तभी तो उसे उन लोगों की मदद चाहिए थी। और बस उन्हें ये कहना था कि उन्होंने खेलते वक्त बस ह्योनो को गलती से धक्का दे दिया था। और उसका साथी बताता है कि फिर भी कि अगर उसकी माँ ने कंप्लेंट की तो उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। जिस बात पर जोसेफ बताता है उन्हें कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पर पर्चा लगाने लायक वो ह्योनो की माँ को छोड़ेगा ही नहीं। और साथ ही साथ अपने साथ लाया पैसों का बैग खोल वो बताता है कि हर एक बंदा जो उसकी मदद करेगा वो उसे 10 मिलियन पाउंड कैश देगा। और अब एक सिचुएशन को संभाल कर अब बारी थी ह्योनो की माँ को संभालने की, जिसने पहले से इतना बड़ा नुकसान झेल लिया था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय कानून में पर्चा देने के अलावा। और फिर रात के वक्त अपने बंदों को लेकर वो उस लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पर ह्योनो की माँ रहती थी, और यहाँ से उन्हें 5th फ्लोर पर जाना था। पर न जाने क्यों ऊपर जाने के लिए लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के। और वैसे ही ऊपर जाकर वो देखते हैं कि ऊपर की फ्लोर की लिफ्ट की एंट्रेंस में एक्चुअली में किसी ने हाइड्रोलिक प्रेस को फंसा दिया था, जिसकी वजह से एंट्रेंस बंद नहीं हो रही थी और ऊपर जाने के लिए नीचे से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। और ये बात ऑब्वियसली जोसेफ और उसके साथी को समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा कुछ कोई क्यों ही करेगा। ऊपर से उन्हें आवाज पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर पहुंचने में इतने लेट कैसे हो गए, जबकि वो यहाँ पर कब से उनका इंतजार कर रहा था। और जोसेफ उस आवाज की तरफ मुड़ता देखता है कि ये तो उनका दूसरा चेला पार्क शियोन था। और पार्क शियोन उठता पूछता है कि आखिर जोसेफ और उसके साथियों को ह्योनो की माँ की दुकान के बारे में कैसे पता चला, जो कि उसका सीक्रेट अड्डा था। जिस बात पर हंसता जोसेफ बताता है कि उस दिन शियोन उसकी सीक्रेट्स लाने में लेट हो गया था, और इस बात से गुस्सा हो गया जब उसने उसका पीछा किया तो उसने देखा कैसे शियोन ह्योनो के साथ उसकी माँ की दुकान में गया था, और उसकी माँ की द्वारा क्या बनाया गया खाना वो एक्चुअली में लेकर गया था कुछ ऑर्फन बच्चों के लिए जिन्हें वैसे भी खाने को खाना नहीं मिलता था। यानी एक्चुअली में यहाँ पर शियोन का कोई भी कसूर नहीं था। और फिर शियोन उनसे दूसरा सवाल पूछता है कि आखिर जोसेफ और उसकी गैंग इतनी रात को यहाँ पर क्या लेने आए थे, जिस बात पर जोसेफ साहब बताता है कि वो ह्योनो की माँ को संभालने आए थे, जो उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखा कर आराम से सो रही थी। और बस बात से खुश होता कह रहा है ह्योनो की माँ को तो हमें संभालना ही था, पर ये काफी अच्छा मौका है तुम्हें भी संभालने का, क्योंकि मैं तुमसे भी काफी टाइम से चिढ़ गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जान नहीं पाया कि तुम बस ह्योनो को बुली करने की एक्टिंग करते थे, पर असल में असलियत में उसकी मदद करना चाहते थे। अबे तो बार बार जब मैं उसे पीटता था तुम बीच में आते थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई गधा हूँ? और पार्क शियोन को अब इस बात का रियलाइजेशन होता है कि ह्योनो और उसकी माँ के साथ जो भी हालात हुई थी उसमें उसका भी बहुत बड़ा कसूर था, लेकिन अब इस मुसीबत को संभालने का टाइम भी आ गया था। और गुस्से में जोसेफ उस पर हमला करने के लिए टूटता था, पर उससे पहले शियोन हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल कर हर जगह पर धुआं ही धुआं कर देता है, जिससे किसी को भी अपने सामने का कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर सीधा उस हाइड्रोलिक प्रेस को लेकर वो उसे जोसेफ के सामने खड़े बंदे के सर पर मारता है, जिससे लगकर जोसेफ और वो बंदा दोनों ही नीचे जा गिरते हैं। और यहाँ ऊपर शियोन उसके बाकी साथियों को पीट रहा था, और जोसेफ एक लोहे का डंडा पकड़ शियोन की तरफ जोर से मारता तो है, पर उसे हाइड्रोलिक प्रेस से ब्लॉक कर शियोन सीधा उसके पैर की तरफ उसे दे मार और उसके पैरों की हड्डियों को तोड़ देता है। और अपनी पैरों की हड्डियों को तोड़वाकर जोसेफ अब दर्द में चिल्लाने लगता है, पर शियोन हाथा उसे बताता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, तो आखिर चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज के बाद जोसेफ कभी चल तक भी
भी नहीं पाएगा। और अब घबराया जोसेफ पूछता है कि आखिर शियोन इस मैटर के बीच में क्यों पड़ा था। यहाँ पर शियोन बताता है बच्चों को एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनके रूल्स के मुताबिक बच्चों को अपने पेरेंट्स की बातों को अच्छे से मानना है, और दूसरा रूल बिना उनकी परमिशन के कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। पर अब ये बात तो एकदम अनजान थी कि अगर ये मैटर अगर सारा हियोन और उसकी माँ का था तो आखिर बीच में शियोन आकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, जबकि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में ये कोई भी चीज नहीं आती थी। यहाँ पर आता था तीसरा रूल, जब पेरेंट्स की जान खतरे में होती है बच्चे पहले तो रूल्स को पूरी तरह इग्नोर कर सकते थे। और पिछली बार हियोना की माँ ने शियोन को बताया था कि वो भी उसके बच्चों की तरह है, तो उसका एक ही मतलब था कि वो अपनी माँ की रक्षा करेगा। और यहाँ पर एकदम पिट चुका जोसेफ अपनी जान की भीख मांग रहा था कि वो उसे कुछ भी देने को रेडी था, तो शियोन बस उसे छोड़ दे और उसे पीटना जारी रखता। शियोन उसे बताता है हियोना की माँ मतलब मेरी माँ, और तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिसका मतलब है कि आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकता हूँ। और वैसे ही उस जगह पर लगातार पिटाई चालू रहती है और जोसेफ को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। और यहाँ पर इस डेड पेंशन की तरफ हम उसी हेड फादर को देखते हैं और एक सिस्टर आकर उसे बताती है कि उन्हें साउथ कोरिया से एक अर्जेंट कॉल आई थी जो आई थी व्हाइट टाइगर वर्क फोर्स की तरफ से। और अगर आपको नहीं पता तो ये व्हाइट टाइगर वर्क फोर्स लुकिज्म बर्ड से है और उस फादर को भी उस इंपॉर्टेंट कॉल को रिसीव करना था, इसलिए वो कॉल को पकड़कर बात करते बताते हैं कि आखिर व्हाइट टाइगर वर्क फोर्स को उनसे क्या काम था कि उस कॉल पर उसे बताया जाता है कि उन्हें डेड मैंशन का वो लॉस्ट लेजेंड मिल गया था। और वो लेजेंड कोड नेम सीन इस वक्त साउथ कोरिया में मौजूद था, जो कि एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि पार्क शियोन था, जिसने यहाँ पर जोसेफ की पूरी गैंग को पीट डाला था। और ये कोड नेम सीन जो था डेड मैंशन में पले गए बच्चों में से सबसे ज्यादा काबिल था। वेपन की स्किल्स में खासकर असैसिनेशन में वो एक मास्टरपीस था, वो एक स्पेशल प्रोडक्ट की तरह था। और इसी वजह से उसे जापान की एक याकुजा फैमिली में भेजा जाना था जो कि डेड मैंशन के बहुत ही खास क्लाइंट्स थे। पर डिलीवरी में एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से कोड नेम सीन को गलती से जापान की जगह कोरिया भेज दिया गया था। वहाँ जाने के बाद उन्हें उसकी कोई भी खबर नहीं मिली थी। पर आज जब कोरिया से व्हाइट टाइगर एजेंसी से उन्हें कॉल आई थी कि कोड नेम सीन मिल गया है, डेड मैंशन के फादर ये जानकर बहुत ही खुश हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर उन्हें शुक्रिया कर रहा था। ओह फादर, किसने सोचा था कि आप मेरा सबसे खास तोहफा मुझे वापस लौटा दोगे। और फिर फादर अपने पास मौजूद उसी सिस्टर को बताता है कि अब उनका सिर्फ एक ही काम था, फटाफट सीन को ढूंढकर वापस लेकर आना। और उस सिस्टर का नेम था रेचल, जो कि एक्चुअली में इस डेड मैंशन में उन बच्चों को ट्रेन करती थी और उसने सीन को भी ट्रेन किया था। और फिर अपने कपड़ों को उतार कर नहीं पूरे नहीं वो अपने हाथ में गज पकड़ी बताती है कि अगर रास्ते में कुछ भी मुश्किल आएगी और बाय चांस अगर सीन उनके साथ नहीं आना चाहेगा तो फिर उसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ओह भाई साहब क्या फिक्र है। पर खैर फादर रेचल को बताता है कि उन्हें सीन को चुपचाप वापस लेकर आना है और साथ ही कोरिया में गन्स ले जाना मना है, तो उससे फालतू की उल्टी फुल्टी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ एक तरफ हियोना की माँ की दुकान की तरफ हम देखते हैं कि जोसेफ का बाप आ रखा था और वो माफी मांगता बता रहा था कि ये सारी गलती उसके बच्चे की थी, तो वो अगर उसे माफ कर अपनी कंप्लेंट को वापस लेगी तो वो हियोना की ट्रीटमेंट के सारे पैसे भर देंगे और उसका इलाज अच्छे से हो पाएगा। एक्चुअली में हियोना अभी हॉस्पिटलाइज था, पर हियोना की माँ बताती है कि अब वो इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकते और हाँ वो अपनी कंप्लेंट को वापस नहीं लेने वाली। जो बात सुनने के बाद एक्चुअली में जोसेफ के बाप को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप मुड़कर वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले अपने नाक को वहाँ मौजूद डस्ट से ढकता। वो एक बात क्लियर करता है कि अगर बातें आसानी से टल जाती है तो वहीं पर डाल देनी चाहिए, पर अगर हियोना की माँ चाहती थी बात को बड़ा बताना तो वो भी बिल्कुल वैसा ही करेगा, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास ऐसी चीजों को सुलझाने के कई रास्ते थे, जबकि खासकर उनका काम भी कुछ ऐसा था। और ये धमकी देकर वहाँ से जाता हुआ बता रहा था कि उन्हें हियोना की माँ की जगह को उखाड़ कर वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। और अब फिर वो अपने एक आदमी से पूछता है कि क्या उन्होंने अभी तक उस बच्चे को संभाल लिया था जिसने उसके बेटे जोसेफ को पीटा था। और यहाँ पर वो शियोन की बात कर रहे थे और उसका आदमी बताता है कि असिस्टेंट तो पक्का इस वक्त वो सब बच्चे को संभाल रहे होंगे। और कुछ पल पहले जब वो अपने बच्चे जोसेफ से मिलने गया था, जोसेफ ने उसे बताया था कि ये शियोन कुछ 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहा था। जिस बात से कंफ्यूज जोसेफ का बाप पास ही मौजूद नर्स से पूछता है कि क्या ये 3 प्रिंसिपल्स क्या आजकल के बच्चों के बीच में कोई ट्रेंडिंग चीज थी, पर ऑब्वियसली उसे भी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर जोसेफ का बाप उस नर्स को बताता है कुछ पलों के लिए उन्हें अकेला छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बाप बेटे आपस में कुछ प्राइवेट बातें करना चाहते थे। और उसके जाने के बाद जोसेफ उसे कुछ और बातें बताने वाला था कि उसका बाप उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ दे मारता है, पर उस थप्पड़ का रीजन वो उसे बताता है कि आखिरकार वो गुस्सा किस चीज के बारे में था। देखो जोसेफ, तुमने उस बच्चे को बोली किया जिससे परेशान होकर वो खिड़की से कूद गया, पर मुझे इन बातों में से किसी भी चीज की परवाह नहीं है, पर अगर तुम वहाँ पर काम को पूरा करने गए थे तो तुम चीजों को अच्छे से निपटा क्यों नहीं पाए। मेरा बच्चा होने के नाते याद रखना जोसेफ, काम का मायना वही होता है जब तुम्हें उस काम को दोहराना नहीं पड़ता, तो तुम
अपनी जिंदगी में इस सीख को हमेशा याद रखना, क्योंकि बड़े लोग ऐसे ही काम करते हैं। और यहाँ शियोन की तरफ हम देखते हैं कि उसे भी पीटा जा रहा था। जोसेफ के बाप द्वारा भेजे गए असिस्टेंट और उसके आदमी शियोन को एक जगह पर ले आकर पीट रहे थे। और यहाँ पर शियोन, जो बिना कमांड लिए नहीं लड़ सकता था, उन्हें बता रहा था कि वो कोई भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं था। और फिर शियोन को एकदम पीट कर बिछाकर असिस्टेंट उसे धमकाता बताता है, आखिर तुम जैसे बच्चों को क्या लगता है कि अपनी उम्र के कुछ 5 बच्चों को पीट कर तुम लड़ने में ज्यादा काबिल हो चुके हो, पर बड़ों के दुनिया में ये चीजें काम नहीं करते। और तेरी वजह से हमारे यंग मास्टर अब चलने तक की भी हालात में नहीं है, तो तेरे साथ में बिल्कुल वैसा ही होगा। और फिर एक गार्ड उसे पकड़कर शियोन के हाथ को पूरा घुमा देता है। और बेशक जहाँ पर उनका प्लान था उसके हाथ को पूरी तरह से तोड़ देने का। और फिर असिस्टेंट एक जोर की लात मारकर शियोन के दर्द की चीखें सुनता है। और उसकी हालात एकदम बुरी करने के बाद और उसका एक हाथ तोड़ने के बाद वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। और यहाँ पर टाइम बचियों को हम देखते हैं जो अपने हाथ को पकड़कर वापस बिल्कुल ठीक करता कह रहा है कि एक हाथ को तोड़ना और डिसलोकेट करने में कितना फर्क होता है। इन नमूनों को क्या ही पता कि रेचल की पनिशमेंट इससे कितने ज्यादा खतरनाक होती थी। पर अब मुश्किल बात यह है कि इन 3 प्रिंसिपल्स की वजह से मैं बिना किसी कमांड के अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर शायद इन चीजों से इन लोगों को शांति मिल ही जाएगी, पर अगर नहीं मिले तो मुझे अपनी एक नई पहचान बनानी पड़ेगी। और यही बातें सोचता हुआ शियोन उस जगह से चुपचाप निकलने लगता है कि तभी रास्ते में उसे पहचानती हुई उसे हियोनो की माँ मिल जाती है, जो शियोन को इस हालात में देखकर थोड़ी चिंतित थे। और शियोन थोड़ा मुश्किल में था क्योंकि वो हियोनो की माँ को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। कि फिर वो शियोन को मनाकर अपने साथ अपनी दुकान पर ले आती है और उसके सामने खाने के लिए कुछ खाना रख देती है। और ये देखकर कि शियोन खाना नहीं खा रहा था, आंटी उसे समझाते हुए बताती है कि वो भी उसकी माँ की तरह है, तो उसे यहाँ पर बिना रुके बस खाना खाना है और दबाकर अपना पेट भरना है। और आंटी की इस खाने की बात को शियोन एक कमांड की तरह लेता है और हियोनो की माँ को अपनी माँ समझता हुआ उनकी बात मानता हुआ दबाकर खाना शुरू हो जाता है। और जब आंटी बताती है कि उसे खाने के साथ साथ पानी भी पीना चाहिए, शियोन भी बिल्कुल वैसा ही करता है और वैसे ही कुछ पलों में उसका पूरा पेट भर जाता है। और फिर शियोन आंटी से पूछता है कि क्या हियोनो की हालात में कुछ फर्क आया था। पर आंटी बताती है कि हाँ, हियोनो पहले से बेहतर था, क्योंकि डॉक्टर ने तो बताया था कि उसकी सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, तो बस उन्हें इस चीज का ध्यान रखना था। क्योंकि हियोनो काफी मजबूत था तो वो ठीक ही रहेगा, क्योंकि हियोनो की माँ होने के नाते वो जानते थे कि हियोनो ने अपने आप को हमेशा से ही मजबूत रखा था। और फिर सब्जियां काटती रोटी हुई आंटी बताती है, पर बेटा मैं अपने आप को मजबूत नहीं रख पा रही, मेरा बच्चा इस हालात में है, पर मैं उस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकती। मैं सब कुछ तबाह करना चाहती हूँ, मैं उस आरामी के बाप को भी तबाह करना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचाई है, मैं भी चाहती हूँ कि उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हो। और शियोन के लिए इतना ही काफी था, चाहे आंटी के लिए वो बस एक सोच थी, बस एक दिल की सच्ची फीलिंग्स, पर शियोन के लिए वो एक होटर के साथ साथ एक मौका था उन हरामियों से बदला लेकर उन्हें सबक सिखाने का। और फिर जब आंटी शियोन से बात करने के लिए पीछे मुड़कर देखती है, वो बात है कि वो तो वहाँ से पहले ही चला गया था। और यहाँ एक तरफ एक कंपनी बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं जोसेफ के बाप ने कुछ खास मेहमानों को बुलाकर एक बहुत ही आलीशान पार्टी रख रखी थी। और वहाँ आए गए सभी गेस्ट को वो एक अच्छी सी स्पीच सुना रहा था। और वहीं पर एक बटलर वाइन बांटता एक आदमी से पूछता है कि क्या उसे और वाइन चाहिए। और जिस पल वो आदमी उस पे हाँ करता है, वो बटलर बना हुआ शियोन उस वाइन के बोतल को उसके सर पर मार तोड़ देता है। और अब शियोन को पकड़ने के लिए कि वो गार्ड देखता है कि उसके हाथों में कुछ अजीब से जग्स आ गए थे, जो शियोन का ही काम था। और उन कब्ज के समय थे वो एक जोर की लात सीधा उसके मुंह पे दे मारता है। और कुछ और गार्ड भी उसकी तरफ हमला करने को बढ़ रहे थे कि शियोन उन सभी के सर पर इतनी तेज फॉक्स को मारकर फेंकता है जो सीधा ही उनके सर पर चढ़ लगती है। और फिर अब सभी गार्ड्स उसे ढूंढने के लिए इधर उधर बिखर गए थे, पर अब न जाने शियोन उनके सामने से गायब हो गया था। और यहाँ पर जोसेफ के बाप को भी अंदाजा लग जाता है कि एक ब्लॉन्ड बालों वाला बच्चा तो ये पक्का वही लड़का होगा जिसने उसके बच्चे को पीटा था। और यहाँ अपने हाथ में नाइफ पकड़ा शियोन एक टेबल के नीचे था और सही मौके का वेट कर रहा था। और वो मौका आता ही एकदम तेजी से निकलकर वो अपने रास्ते में आते हर एक गार्ड को काटता हुआ आगे बढ़ता है। और जो गार्ड्स उसके पीछे से आ रहे थे वो अपने आसपास के सामान का इस्तेमाल कर उन्हें आसानी से रोकता हुआ बस उन्हें मजे से पीट रहा था कि तभी शियोन नोटिस करता है कि उसके पीछे से एक बहुत ही तेज नाइफ आ रही थी, जिसे अहम मौके पर वो तो टोच कर लेता है। वहीं का कोई दूसरा गार्ड मारा जाता है और ये बनौती और कोई नहीं बल्कि वही शियोन का पहले हाथ तोड़ने वाला असिस्टेंट ओ था। और अपने आप को लड़ने के लिए रेडी करता वो बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था कि कैसे वो शियोन की लातें भी तोड़ देगा। और उसे उस बकवास का मौका ना देता हुआ शियोन उसके मुंह पे एक जोर का मुक्का दे मारता है, जिसे खाकर असिस्टेंट ओ 2 पलों के लिए एकदम सुन हो गया था। और फिर उसके हाथ को पकड़कर शियोन बताता है कि असलियत में हाथों को किस तरह से तोड़ा जाता है। और हम दर्द में असिस्टेंट ओ बस जोर जोर से चीखे मारा था कि तब एक बहुत तेज सी चीज शियोन के चेहरे के करीब से निकली थी, जिससे उसकी गाल से हल्का सा खून बहना शुरू हो गया था। और शियोन अच्छे से जानता था कि ये चीज क्या थी, एक गन। और वहीं ऊपर चढ़े हम जोसेफ के बाप को गन पकड़े देखते हैं और ये निशाना लगाकर वो बताता है गन को चलाना जितना सोचना था उससे ज्यादा मुश्किल है। जिस बात पर दूर खड़ा शियोन भी बताता है कि जोसेफ जैसा बंदा जो प्रोफेशनल नहीं है वो दूर से अच्छे से निशाना कभी नहीं लगा पाएगा। और इस बात को जानता हुआ जोसेफ उससे पूछता है कि क्या वो बच्चा अपने आप को प्रो मानता था। और फिर निशाना लगाने के लिए उसके करीब पड़ता वो शियोन से टेढ़ी मेढ़ी बातें करता पूछता है कि आखिर शियोन को उसे टारगेट करने के लिए किसने भेजा था। जिस बात पर शियोन बता रहा है कि वो यहाँ पर आया था हियोनो स्नैक शॉप की तरफ से। जिस बात पर वो बताता है अच्छा तो उस बुढ़ी औरत की तरफ से आया है, तो उस औरत ने तुझे क्या बोला,
आकर यहाँ पर मुझे मारने के लिए, जिस बात पर गन के एकदम सामने खड़ा शियोन मना करता बताता है कि उन्होंने बताया था कि वो चाहते हैं उससे एकदम तबाह करना और उससे पहले वो गन चला पाता। शियोन एक ही पल में उसके हाथ से उस गन को फेंकवा देता है और उसके मुंह पर एक जोर का गुस्सा दे मारता है और शियोन द्वारा पड़े गए एक ही थप्पड़ से उसकी हालात एकदम बुरी हो गई थी कि वो किसी तरह उसका कोसर पकड़ शियोन से पूछता है कि क्या वो उससे बदला लेना चाहता था कि उसके नाक पर एक जोर का गुस्सा दे मार उसके पूरे जबड़े को तोड़ता हुआ। शियोन बताता है कि ये कोई बदला नहीं है, बस वो फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, जो था पेरेंट्स के हुक्म को पक्की तरह मानना। तो बेशक वो ये करने से पीछे नहीं हटेगा और उसे पेल पाल कर शियोन वहाँ से जाने लगता है कि जमीन पर लेफ्ट हाथ जोसेफ का बाप बताता है कि उसे पता था कि उसे एक काम को दोहराना नहीं चाहिए और अब अगली बार जब उसे मौका मिलेगा वो उस बुढ़िया और शियोन को दोनों को निपटा डालेगा और उनसे उनकी जिंदगियां छीन लेगा। पर अपने हाथ में गन पकड़ा शियोन उसे एक बात साफ करता है कि यहाँ पर वो कोई गधा या फिर बेवकूफ नहीं था, क्योंकि तीसरे प्रिंसिपल मुताबिक जब पेरेंट्स के ऊपर जान का खतरा हमेशा रहता है, उन्हें खतरे को पूरी तरह ही खत्म कर देना चाहिए और बिना देखे छत पे लगे चैंडलर पर गोली चलाकर उसे नीचे गिरवा देता है, जिसके नीचे आकर जोसेफ का बाप वहीं पर मारा जाता है। और शियोन को बेशक इस चीज का अफसोस नहीं था, क्योंकि ऐसे हरामी लोग ये चीज डिजर्व करते थे। और यहाँ एक तरफ जोसेफ की तरफ वो नर्स पाउच बदलती हुई जोसेफ से पूछती है कि वो पहले से बेहतर तो है ना, क्योंकि आजकल की स्कूल की लड़ाइयाँ भी न जाने क्यों काफी खतरनाक जा रही थी। तब पक्का जिस भी बंदे ने जोसेफ को पीटा होगा वो पक्का बहुत सी लड़ाइयों में आता होगा। और वो नर्स खैर ये बातें कर रही थी कि जोसेफ का ध्यान था उसके चेरी ब्लॉसम की तरफ, जो कि एकदम खिल रखा था और जोसेफ उसे चखना तो चाहता था, पर न जाने की उसे उस नर्स की नजरें काफी जहरीली लग रही थी। और फिर वो जोसेफ को बताती है कि वो जिन 3 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे उसने भी ऐसा कुछ पहले सुन रखा था। और जोसेफ ध्यान से नोटिस करता है कि उस नर्स ने उस थैली पर कुछ अलग की मेडिसिन इंजेक्ट कर दी थी, जिसका रंग काफी अजीब सा था। और तभी वो नर्स अपनी पहचान उसे दिखाती उससे बताती है कि अगर वो आधे ही इंजेक्शन का इस्तेमाल करेगी तो जोसेफ यहाँ पर पूरी तरह से तो नहीं मरेगा। और फिर हम देखते हैं वो चेरी ब्लॉसम की मालिक नर्स और कोई नहीं बल्कि वही कमाल की फिगर वाली रेचल थी, जिसकी खासकर काबिलियत थी इंटेरोगेशन और टॉर्चर करना और साथ ही रूप बदलना। लेकिन खैर आज जोसेफ को एक बात पता चल गई थी कि कांटे फूलों में ही नहीं बल्कि संतरों में भी लगे होते हैं। और अब टाइम बाद हम देखते हैं रेचल जोसेफ के बाप की जगह पर पहुंच गई थी और वहाँ का नजारा देखते वो पाते हैं कि वहाँ पर हर जगह लाशें बिखर रखी थी। और वो कॉल पे डेन वर्जन के फादर को बताती है कि उनके लिए थोड़ी मुसीबत थी, क्योंकि देखने से पता चल रहा था कि यहाँ पर गॉडडैम सीन ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया था। जो बात सुनकर फादर में एकदम शौक हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता था। और रेचल बताती है कि वो सीन को ट्रैक कर यहाँ तक उसके पीछे तो आई थी, पर वो इन सभी को हरा कर यहाँ से पहले ही जा चुका था और हर जगह पर लोगों को अच्छी तरह से पेल रखा था। पर मुश्किल ये थी कि सीन ने आखिर ऐसा कैसे किया, जबकि उसे 3 प्रिंसिपल्स द्वारा बड़ा होना चाहिए था। और कॉल पे उससे बात कर फादर पे इस बात से परेशान था, क्योंकि उनकी डेड मैशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई व्यक्ति इन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा पाया हो, क्योंकि उनके दिमाग को इन प्रिंसिपल्स द्वारा बांधा गया था। और फादर रेचल को बताते हैं कि अगर ये बात सच्ची थी कि सीन किसी तरह से इन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को भूल चुका था या फिर इनसे किसी तरह से आजाद हो चुका था, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किलें हो सकती थी, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता था जितने भी बच्चों को अभी तक उन्होंने हथियार बनाकर भेजा था वो बाद में उन्हीं के खिलाफ हो जाए। और अब वो रेचल को दिया गया मिशन बदल देता है। अब उन्हें सीन को वापस लाने से पहले उसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना था और उसे ध्यान से देखकर ये जानना था कि क्या उसने सच में क्या इन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को ना मानकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया था। और ठीक सूट डाली रेचल में इस बात को समझ आती है और कॉल पे फादर उसे ये भी बताता है कि उसने रेचल में इस मिशन में मदद करने के लिए व्हाइट टाइगर फोर्स से कुछ आदमियों को भेजा था, जो कोरिया में रहकर उसे इस मिशन में मदद करवाएंगे। और हम भी वहाँ पर उन 2 नमूनों को आता देखते हैं जिन्हें हमने पहले एक बार लुकिज्म सीरीज की लड़ाइयों में भी देखा था। और ऑब्वियसली रेचल को ऐसे सूट में देखकर कि इसके अंदर का जानवर नहीं जागता, पर खैर वो जानते थे कि जरेशियन फूल में कांटे लगे थे। और फिर टाइम बाद सीन पर अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर उसे पता चल गया था कि वो कौन से स्कूल को अटेंड करता था, और इसलिए आज वो रूप लेकर आए थे उस स्कूल की टीचर का। और उसकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि किसी को उस पर शक नहीं था। और अंदर ही अंदर रेचल के शरीर में भी काफी चुल मच रही थी ये सोचकर, सीन मैंने तुम्हारी सारी जानकारियां ले ली है, आखिर तुम क्या कर रहे होगे और आखिर अब तुम कितने काबिल हो गए होगे, आखिर मेरा प्यारा सीन कैसा हो गया होगा, ये जानने के लिए मैं एकदम एक्साइटेड हूँ। और रेचल का ठरक इसलिए जाग रहा था क्योंकि जितने भी बच्चों को उसने आज तक सिखाया था उनमें से सीन सबसे ज्यादा काबिल था, जो हर एक हथियार को चलाना एकदम आसानी से सीख जाता था। एंड फिर वो सीन के क्लासरूम के बाहर पहुंच गई थी और बाहर से देखकर वो पाती है कि सीन यानी शियोन अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ बना चढ़ाकर जोसेफ को पीटने की बातें कर रहा था, जबकि उसके सभी क्लासमेट जानते थे ये बात एकदम झूठी है। खैर उन्हें तो यही लगता था ना। और उसे ऐसे अजीब से चेहरे बनाकर देखकर रेचल को एकदम यकीन नहीं होता कि ये उसका सीन था, क्योंकि ये अजीब सा बात करने का तरीका कभी भी
सीन ने ऐसा नहीं किया था। और यहाँ पर क्लास के अंदर शियोन की एक मोटे से बहस हो जाती है जो कि उसकी बड़ी बड़ी बातों से एकदम चिढ़ गया था। और रेचल को याद आ जाता है कि सीन भी तो हमेशा सबसे ऊपर रहने के लिए डेड मैंशन में अपने हक की लड़ाइयां लड़ने को रेडी होता था और बाकी सभी को पीटने के बाद वो उसे तक भी मारने की कोशिश करता था। और जहाँ तक उसे याद था सीन सबसे ताकतवर और काबिल था, तो फिर ये वाला आज पिट क्यों रहा था? क्योंकि उस मोटे ने 2 ही मुक्कों में उसे बिछा दिया था और यहाँ मार खाता शियोन अब उससे माफिया मांग रहा था। और ये नजारा देखकर रेचल का चेहरा सच में देखने लायक था कि ना बेटा ना, ये डेड मैंशन का लेजेंड तो नहीं हो सकता। और फिर टाइम आ जाता है क्लास लेने का और बस सभी को एकदम पढ़ाने लगती है। और रेचल को अब थोड़ी उम्मीद थी कि शायद सेन अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपनी ताकतों को बाकियों से छुपा रहा था, जिससे थोड़ा बात का मतलब बनता था कि शायद सेन अभी भी 3 प्रिंसिपल्स के अंदर था। पर फिर वो आखिर कैसे? क्योंकि उसकी डिलीवरी तो सही जगह हुई भी नहीं थी। और सीन की तरफ ध्यान देकर वो नोटिस करती है कि सीन की नजरें एकदम सीरियस थे। वो अपनी किताब में एकदम परफेक्ट तरीके से फटाफट लिख रहा था और उसे अभी भी अच्छे से याद था कि बचपन में से सबसे ताकतवर और काबिल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा होशियार भी था। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि सीन किसी से पीछे रह जाए। तो बेशक यहाँ पर सीन ने अपनी ताकतों को तो छुपाने की कोशिश की थी, पर वो अपनी समझदारी को नहीं छुपा सकता था। और वैसे ही चैप्टर को रीड करते करते वो सीन की तरफ आती है देखने के लिए कि आखिर वो क्या कलाकारी दिखा रहा था। और ध्यान से उसकी नोटबुक पे देखकर वो पाती है कि सच में वो एक कलाकारी ही थी, एक मास्टरपीस जिस पर सीन एकदम प्राउड भी था, जिससे शियोन तो काफी खुश था। पर गुस्से में चिढ़ती रेचल टीचर होने के नाते उसके सर पर एक जोर का थप्पड़ मारती है कि आखिर वो क्लास के दौरान क्या बखूरियां कर रहा था। और फिर टाइम बाद हम उसे एकदम परेशान हुए बाथरूम में बैठे हुए देखते हैं और वो एकदम परेशान अपना नकाब बांटती कहती है कि ना बेटा ना, उसका प्यारा सीन कभी भी बड़ा होकर इतना गधा नहीं बन सकता। पर सिर दर्द की बात यह थी कि उस लड़के का चेहरा भी सीन से एकदम मैच करता था, पर उसे सीन की होशियारी, वो समझदारी, वो एलिगेंस उस लड़के में दूर दूरों तक नहीं दिख रही थी। और ऊपर से उसकी ड्राइंग की कला, क्या था वो? आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इसलिए अब वो अपने प्लान्स में थोड़ा और चेंज करती है और फिर से अपने रूप को बदल लेती है। और अब वो जानती थी कि अब ये बात सिर्फ उन 3 प्रिंसिपल्स को जानने के बारे में नहीं थी, बल्कि पहले उसे जानना होगा कि क्या वो शियोन लड़का सच में कोड नेम सीन था भी या फिर नहीं। और अब वो एक स्टूडेंट गर्ल के रूप में वहाँ से सीन का पीछा करती हुई जाने लगती है। और उसे इस लड़के पर इतना गुस्सा चल रहा था कि अगर वो सीन नहीं हुआ तो वो उसे अपने खुद के हाथों से मारना चाहती थी कि तभी शियोन को चलते वक्त एक पहचानी से आवाज रोकती है और मुड़कर शियोन पाता है कि वो आवाज हियोना की माँ की थी, जिन्होंने अपने हाथ में काफी सामान का ढेर पकड़ रखा था। और वो शियोन को देखकर खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे ये सामान पकड़ने में मदद करेगा, जिस पर बेशक सीन खुशी से हाँ कटा है। और आंटी उसे बताती है कि मदद के बदले वो उसे घर ले जाकर कुछ खाना भी खिलाएगी। और पीछे खड़ी रेचल भी उनकी हर एक हरकतों और बातों पर नजर रखी हुई थी। और वो हियोना की माँ के बारे में भी अच्छे से जानती थी कि जोसेफ ने इसी के बच्चे को कोमा में डाल दिया था। और वैसे कस्टमर के नाम पे वो उनका पीछा कर वहाँ पर आ गई थी और दिखावे के तौर पर उसने कुछ खाने का ऑर्डर किया था। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीन का इस औरत से क्या रिश्ता हो सकता था। और वो शियोन के खाने के तरीके से एकदम चिढ़ गई थी, जो देखने में एकदम बदतर लग रहा था। और रेचल का बस उसे देखकर एकदम मूड खराब होता जा रहा था। और अब उसे एकदम ही लग रहा था कि ना बेटा ना, कि उसका सीन कभी भी इतना बदतर तो नहीं दिख सकता। कि जब उस बनाए गए खाने को खाती है, रेचल की फट के एकदम चीखें निकल जाती है क्योंकि उस खाने में बहुत ही ज्यादा मिर्ची थी। और वो जोर जोर से चिल्लाती है, उनसे पानी मांगने लगती है। और उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कोरिया के लोग इतनी मिर्ची खाने का टॉर्चर कैसे सह लेते हैं। और पास ही खड़ा शियोन उसे बताता है, तभी कहते हैं सोच समझ की चीजें खानी चाहिए, अगर धीरे धीरे खाती तो शायद कम मिर्ची लगती। तुम लड़कियां तो आजकल सच में काफी बहुत होती है। और अब इतनी बेइज्जती करवा कर रेचल तो बस शियोन को वहीं पर मारना चाहती थी कि उसे तभी एक बात याद आती है कि सीन बचपन से ही मिर्ची वाला खाना कभी नहीं खा पाता था और थोड़ी मिर्ची खिलाते वक्त भी उसे सीन का हाथ कस के थामना पड़ता था। तो बेशक वो इन कोरिया के खाने को कैसे ही हैंडल कर पाता। और उसका शियोन के ऊपर सारा शक उतरने ही वाला था जब तक वो नोटिस नहीं करती कि कैसे शियोन का हाथ कांप रहा था, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो भी इतनी मिर्ची नहीं खा पा रहा था। पर जब आंटी आकर शियोन से पूछती है कि खाना स्वादिष्ट है, वो भी उस बात पर एकदम खुशी से हाँ कटा है, जिससे रेचल को साफ ही पता चल रहा था कि ये बंदा चाहे दिखता अजीब सा और हरकतें भी इसकी एकदम उल्टी हो, पर वो जबरदस्ती मिर्ची खाकर उस आंटी की फीलिंग्स को नहीं दुखाना चाहता था। कि तभी उसे एक बात का अंदाजा होता है कि बाहर जब आंटी ने शियोन को बैग पकड़ने के लिए कहा था तो वो काम पे उसने चुपचाप कर लिया था और उसके बाद अब उसके खाने की बात भी मानी थी। और अभी जब उसके सामने आंटी जब उसे कुछ भी काम कहती है, शियोन बिना कोई ना किए उनका वो काम करने को रेडी था, जिस बात से अब रेचल को शक हो गया था कि शियोन उन आंटी की कमांड्स को मान रहा था। क्योंकि अगर चाहे सीन ही क्यों ना हो, बनाए गए एब्सोल्यूट 3 प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाना नामुमकिन था। तो इसका मतलब था कि सीन को किसी ने ऑर्डर दिया था बिग बुक कंस्ट्रक्शन को तबाह करने का। और आखिर ये करने वाली इस आंटी के अलावा और कौन हो सकती थी जिसकी जोसेफ के बाप से दुश्मनी थी। और अब तो उसे शक तो पूरा हो गया था, पर अब बारी थी उस शक को कंफर्म करने की।
और फिर रेचल के कहने पर आंटी उसे उसका बिल बनाकर देने लगती है कि जब आंटी का ध्यान भटका हुआ था कि रेचल अपने हाथ में पकड़ी उस लकड़ी की स्ट्रो को सीधा फेंक दी आंटी पर, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो सकता था कि तभी एक फोक का इस्तेमाल कर शियोन बीच में आता, रेचल को पकड़कर वहां से ले जाता है और अब उस दुकान से दूर आकर रेचल शियोन पर हमला करते उससे पूछ रही थी कि क्या वो अब भी तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा था। पर अगर ये बात थी तो वो इस अनजान आंटी की बातें क्यों मान रहा था कि उसके हमलों को रोकता। सीन उसे परेशान हुआ पकड़ता पूछता है, मैं तुम्हें दिन से देख रहा हूँ, पर आखिर कब तक तुम मेरा पीछा करती रहोगी रेचल। और उसकी जुबानी अपना नाम सुनकर रेचल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि सच में आखिर ये सीन ही था। और वो बताती है कि वो इतने टाइम बाद सच में उससे मिलकर बहुत ही खुश थे। और फिर वो सीन से प्यार से पूछती है कि ये आंटी पक्का कोई डेड मैंशन की क्लाइंट तो नहीं हो सकती। तो फिर आखिर सीन उसे अपना पेरेंट क्यों मानता था कि तभी रेचल सीन का ध्यान भटकाने के बाद उस पर एक सरप्राइज अटैक करती है और उसे घुमाकर जोर से नीचे पटक कर फेंकती है और फिर वापस से उसके ऊपर प्यार से चढ़ जाती है। और वेल नहीं, उसका आगे का प्लान हिलने का नहीं था, बल्कि वो सीन को बताती है कि उसके जैसे परफेक्ट मास्टरपीस के लिए उनके पास काफी क्लाइंट्स मौजूद है। तब सीन को इस फालतू जगह पर ना रहकर वहां से उनके साथ वापस चलना होगा कि तभी सीन को पुराने टाइम की वो याददाश्त आती है जब वो लड़ने में सबसे काबिल था। पर उसके साथ साथ उसके वो पेरेंट्स की याददाश्त, एक लेडी जो शायद उससे बहुत प्यार करती थी और उसी ने ही सीन का नाम पाक शियोन रखा था। पर शियोन इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर अचानक से ही उसे ये कैसी याददाश्त आई थी, जिससे हमें एक बात का अंदाजा होता है कि शायद सीन अपनी कुछ याददाश्तों को भूल गया था और उसे एक्चुअली में अपने पहले पेरेंट्स याद नहीं थे या फिर कुछ ऐसा। और तभी गुस्से में शियोन अपने सर को रेचल के मुंह पर दे मारकर उसका नाक चिपड़ा फोड़ देता है। और रेचल अब गुस्सा तो बहुत ज्यादा थी, पर शियोन पहले ही वहां से भाग गया था। और वहां से जाता हुआ अब शियोन दो बातों के बारे में परेशान था कि एक तो रेचल उसके पीछे पड़ी थी और उसे किसी लेडी की याददाश्त सता रही थी जिसने उसे ये पाक शियोन नाम दिया था। और फिर रेचल फिर से अपना बेस बदलती हुई कॉल पे फादर को बता रही थी कि एक बार तो सीन उससे बचकर भाग गया था, पर उसे एक बात के बारे में पता चला था कि एक औरत उसे उन 3 प्रिंसिपल से कंट्रोल कर पा रही थी, क्योंकि किसी वजह से शियोन उसे अपना पेरेंट मानता था। और फादर भी इस बात से परेशान थे कि डेड मैंशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई अनजान व्यक्ति उनके बच्चे का पेरेंट बन पाया हो। और वो रेचल से पूछते हैं कि क्या उस औरत को इन तीनों प्रिंसिपल्स के बारे में पता था या फिर वो सीन को अनजाने में ऑर्डर्स दे रही थी। और अगर ये बात थी तो ये औरत भी सीन को वापस लाने के लिए उनके लिए परेशानी बन सकती थी, इसलिए पहले उन्हें इस औरत को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और यही काम करने के लिए रेचल ने अब एक फॉरेन आंटी का रूप ले लिया था, क्योंकि डेड मैंशन में अगर तुम किसी बच्चे को जबरदस्ती पेरेंट्स से वापस लाना चाहते हो तो उस चीज के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका था पेरेंट्स को बैकअप और उसी तरह से रेचल शियोन की माँ बनी हुई आंटी के पास पहुंच जाती है और सीधा जाकर उन्हें बताती है उसके बेटे शियोन से दूर रहने के लिए। और वो खुद तो बिजनेस टिप्स की वजह से काम पे दूर रहती है और इसी वजह से वो शियोन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर उसे नहीं लगा था कि शियोन इधर उधर घटिया सा स्पाइसी खाना खाने लगेगा, जबकि उससे मिर्ची खाई तक नहीं जाती, जिससे आंटी को भी पता चलता है कि शियोन को मिर्ची पसंद भी नहीं थी और वो फिर भी कहने पर उनका खाना खा लेता था। और यहाँ पर रेचल का यही तो प्लान था, आंटी को पछतावा महसूस करवाना, जिससे आंटी को लगेगा कि वो फालतू में शियोन के साथ अत्याचार कर रही है और उससे जबरदस्ती अपने काम करवा रही है। और फिर वो आंटी को बताते हैं कि भले शियोन समझदारों की तरह सभी की बात मान लेता है, पर बड़े होने के नाते उन्हें किसी के बच्चे पर फालतू का बोझ नहीं डालना चाहिए और उनके कंधे पर हाथ रख वो उसे बता दिया तो अगर आपके पास शियोन आएगा तो आपको बस उसे एक बात अच्छे से बतानी है, कभी भी मेरी दुकान पे मत आना और वापस अपने घर चले जाओ। मेरी तरफ से बस आपको इतना सा काम करना है, क्योंकि इस तरह से शियोन भी इस बात को एक ऑर्डर की तरह लेगा और वहाँ से वापस डेड मैंशन चला जाएगा। पर आंटी उसे टोकती बताती है कि नहीं, वो शियोन से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। और वो एक बात को साफ करती है, आप उसकी माँ है, पर आप खुद बिजनेस ट्रिप से बाहर रहती है। क्या तुमने कभी शियोन के कपड़े ध्यान से देखे हैं? उसका चेहरा अच्छे से देखा है? क्या तुम्हें पता भी है शियोन किस तरह की जिंदगी स्कूल में जी रहा होगा? आखिर वो कितनी मुश्किलों से निपट रहा होगा? मैंने जब भी उसे देखा है वो हमेशा बुरी हालात में होता है, उसके चेहरे पर कितनी चोटें लगी होती है, पर मेरे पूछने पर वो बस बहाना लगाता है। मुझे पहले लगा था कि वो बात सच है, क्योंकि बढ़ती उम्र में सभी बच्चे ऐसे होते हैं। मेरा ह्योना भी हमेशा यही बहाने लगाता था कि वो बस नीचे गिरा है, पर ह्योना के साथ के हादसे के बाद मुझे पता चला है कि इसकी वजह ये नहीं है और मैं शियोन की भी ऐसी हालात नहीं होने देने वाली। बिना ध्यान दिए उसके साथ कुछ पल बिताकर मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसका ध्यान अपने बच्चों की तरह रखने लगी। और इस वक्त शियोन को एक पेरेंट की जरूरत है और मैं उसे अपने ह्योना की तरह नहीं बनने देने वाली। तो अगर तुम उसका ध्यान नहीं रख पाती तो मैं उसकी माँ बनकर रखूंगी। और अब रेचल इस बात से गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने तो लगती है, पर हमारी अच्छी आंटी साफ साफ इस बात पर मना कर देती है, क्योंकि उनके लिए तो शियोन भी बिल्कुल उनके बच्चे की तरह था। और अब रेचल सच में एकदम गुस्सा और परेशान थी, क्योंकि वो जब से कोरिया आकर सीन को वापस ले जाना चाहती थी तब से उसकी जिंदगी में न जाने बड़े से बड़े एनली लग रहे थे। और फिर अंधेरे में किसी गली में वो फिर से अपने कपड़े बदलती हुई फादर को बता रही थी कि पहला तरीका तो नाकामयाब हो गया था, क्योंकि वो आंटी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, जिस पर फादर बताते हैं कि अब उन्हें खतरनाक तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो था बच्चे को पेरेंट्स से वापस लेने का सेकंड मेथड। और वो दूसरा तरीका था, अगर तुम किसी बच्चे के राइट को पेरेंट्स से वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें बस उस बच्चे के पेरेंट्स को खत्म करना था और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा वहां से वापस डेड मैंशन आने के अलावा। और रेचल तो वैसे भी शुरुआत से ही यही करना चाहती थी,
और अब रात के टाइम पर हम हियोना की माँ को सुपरमार्केट में आए देखते हैं और रेचल भी वहीं चुपके से उनका पीछा कर आ गई थी और उन पर ध्यान से नजर रख रही थी और वो अंदर ही अंदर आंटी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि आंटी की हिम्मत हुई थी सीन पर अपना हक जमाने का और उसने उस सुपरमार्केट में पहले से एक बॉम्ब सेट कर रखा था और फिर अगले ही पल वो अपने हाथ में पकड़ा वो बटन दबाकर उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देती है और अब हर जगह पर सेफ्टी के अलार्म बजने लगे थे। धुआं इकट्ठा हो गया था और आंटी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये कौन सी नई मुश्किल पड़ गई थी कि उनके पीछे ही गन पकड़ी रेचल बताती है कि वो सीन की पेरेंट कभी भी नहीं बन सकती और वैसे ही आंटी को मारने के लिए वो एकदम पक्का निशाना आंटी पर लगा देती है। पर उससे पहले ही सीन बीच में एक पेन पकड़ कर आ जाता है और उस बुलेट को रोक लेता है और उसे एक्चुअली में लगा तो नहीं था कि ये पेन एक्चुअली में काम करेगा, पर वह कर गया और अब उसे छोड़कर बढ़ने लगता है रेचल की तरफ और उससे वो पूछता है कि माना वो जानता था कि रेचल हरामखोर है, पर सच में वो यहाँ पर भी आकर बॉम्ब्स और गैस का इस्तेमाल कर रही थी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जिस बात पर रेचल उसे साफ बताती है कि वो सीन को इस औरत के चंगुल से छुड़ाने वाली थी और अगला एक और निशाना वो आंटी की तरफ लगाने लगती है, पर उससे पहले ही शियोन उन स्टॉल्स को रेचल के ऊपर धकेल देता है जिसके बीच में आकर रेचल निशाना नहीं लगा पाती और उसी पल शियोन आकर एक जोर की किक मारकर उसके हाथ से उस गन को छुड़वा देता है और रेचल को एक बात कंफर्म करता बताता है कि अगर रेचल को थर्ड प्रिंसिपल याद है तो उसे पता होना चाहिए यहाँ पर वो किसी के द्वारा अपने पेरेंट्स की सेफ्टी पर नुकसान नहीं आने देगा। और अब रेचल एक तेज नाइफ पकड़ी सीधा उसे शियोन के पेट की तरफ दे मारती है, पर अपने आसपास के हर एक चीज का अच्छे से इस्तेमाल करने में शियोन सबसे काबिल था और उसने अपने आप को कैचअप के डब्बों द्वारा बचा लिया था और वो भी रेचल पर वार तो करता है जिससे रेचल काफी प्रोफेशनली तरीके से डोज कट्टी बना रही थी। क्या शियोन को सच में लगता है वो उससे लड़ाई जीत सकता है जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी? बस ही उसे जोर से नीचे पटक कर रेचल एकदम भयंकर लग रही है उसे बता रही थी कि सीन को आज जिंदगी का एक और कमाल का लेसन मिलने वाला था कि लड़ाई को जीतने का तरीका सिर्फ लड़कर नहीं होता, जिससे सीन को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि शायद आंटी को मारने का प्लान सिर्फ रेचल का ही नहीं था। और यहाँ पर स्टोर में आंटी की तरफ हम देखते हैं और वहाँ पर एक गिरा हुआ बच्चा रोता दिख रहा था जो जोर जोर से रोता हुआ अपनी माँ को पुकार रहा था और चिल्ला रहा था कि उसकी माँ गायब हो गई है। और बेशक आंटी को उस बच्चे की चिंता होती है और वो उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है और वो बच्चा भी एकदम भोली भाली शक्ल से उनसे रोता मदद तो मांग रहा था, पर उसने अपने हाथ में छुपा कर एक नाइफ पकड़ रखा था क्योंकि वो बच्चा डेड मेंशन से था और उसका मिशन था आंटी को मारना। यहाँ पर सीन से लड़ी हुई रेचल उस पर वार कर रही थी जिससे सीन ढोस करता हुआ उसकी बराबरी तो कर रहा था और वो रेचल से पूछ रहा था कि आखिर वो लोग उससे चाहते क्या थे, जिस पर रेचल बताती है कि वो उसे इस औरत के चंगुल से आजाद करना चाहते थे। और जब इन छोटी बातों पर ध्यान देते वक्त शियोन का ध्यान थोड़ा सा भटका ही था। रेचल उस मौके का फायदा उठा उस पर तेज नाइफ का वार करती है और शियोन भी ये बात जानता था कि अगर वो रेचल से बिना कोई हथियार के लड़ेगा उसका इस लड़ाई में बहुत ही घाटा होगा, क्योंकि ये बात तो सच्ची थी कि रेचल ने उसे ट्रेन किया था। और यहाँ रेचल चिल्ला रही थी कि अगर वो उस औरत को मार देंगे तो सीन को वापस डेड मैंशन के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में यही था और आज आकर वो उनका प्रोडक्ट था। और ये प्रोडक्ट वाली बात सुनकर सीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो रेचल की तरफ नमक का पैकेट फेंकता है जिसे जब रेचल नाइफ के साथ फाड़ देती है, पर उस चीज की वजह से उसकी आसपास की सराउंडिंग में देखना थोड़ा मुश्किल हो गया था और शियोन का यही तो प्लान था। तभी बहुत ही पल पे रेचल नोटिस करती है कि एक तेजधार चीज उसके गले की तरफ बढ़ती आ रही थी कि बहुत ही पल पर वो थोड़ा सा उसे डोज कर पाती है और वो हमला उस पर शियोन ने किया था एक सीजर के साथ। और शियोन ने एक हाथ में नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों में सीजर पकड़ रखी थी और रेचल ने अपने हाथ में चाकू। और शियोन की इन स्किल्स को देखकर रेचल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि यही तो वो सीन था जिसे वो हमेशा से जानती थी। और तभी शियोन अपनी सीजर से रेचल के आ रहे वार को वहीं पर रोक लेता है और रेचल उसे किसी तरह से हिला तक भी नहीं पा रही थी। फिर अचानक से उसे पकड़कर वो उसे घुमाकर सीधा ही स्टोलर में फेंक देता है और वो स्टोलर एक्चुअली में लोग वाले थे तो उस पर ताला लगाकर शियोन उसे बताता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस परिवार के पास जाने का वेट करूंगा जो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। और वैसे भी रेचल प्रोडक्ट की बात की जाए वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और फिर उसे स्टोलर वाली जगह पर बंद कर वो रेचल को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पर फिर आंटी की तरफ हम देखते हैं जब आंटी का ध्यान भटक ही रखा था वो बच्चा उन्हें मारने ही वाला था कि उससे पहले वो नोटिस करता है कि वहाँ पर भागा भागा शियोन आ गया था और आंटी भी उसे देखकर पूछती है कि आखिर शियोन यहाँ पर क्या कर रहा था। और वहीं पर बैठा वो बच्चा जिसका एक्चुअल नाम यूजिन था शियोन के चेहरे को देखकर ही जान जाता है ये चेहरा तो सच में वही था डेड मैंशन का लेजेंड सीन। और अगर वो यहाँ पर था तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब बनता था कि उनकी ट्रेनर रेचल को उसने पहले ही हरा दिया था और वो बच्चा जानता था कि वो यहाँ पर सीन से पंगे नहीं ले सकता, इसलिए बच्चों की तरह एक्ट करना ही उसके लिए बेस्ट था। और यहाँ शियोन उस बच्चे के पास आकर पूछता है कि क्या उसे अपने पेरेंट्स का नंबर वगैरह याद था, जिसे यूजिन ना याद रखने की एक्टिंग करता है और बताता है कि नहीं क्योंकि उसका प्लान था कि इसी तरह से सीन को अपने आप पर शक ना करवाना और अपने टारगेट के और नजदीक पहुंचना। और इसलिए वो भागा हुआ वहां से आंटी की तरफ जाने लगा था और शियोन उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाता बताता है कि रोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर उसकी मदद करेगा। और फिर उसके नजदीक जाना कर वो उसे बताता है क्या तुम्हें डेड मैंशन में नहीं बताया गया कि बेव को बच्चे ज्यादा काम नहीं आते। और यूजिन महसूस कर पा रहा था कि शियोन के हाथ उसे एक गन की तरह लग रहे थे। शियोन के बिना कोई हथियार पकड़ने के बावजूद भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सर पर बंदूक तानी हो। और शियोन बताता है लगता है कि मुझे डायरेक्टर से खुद बात करनी पड़ेगी और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास उसके डिटेल्स हो गए तो
मुझे उनका नंबर दो और मैं खुद उनसे बात करूंगा। पर अपने हाथ में चाकू उसकी तरफ बढ़ा था। यूजिन बताता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या बताना चाहते हैं, पर उससे पहले यूजिन कुछ कर पाता उसकी गर्दन पर एक बार कर शियोन उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और जब हियोनो की माँ उससे पूछती है कि क्या उसे उस बच्चे से कुछ पता चला था, जिस पर शियोन बताता है कि उसे इससे कोई नंबर तो मिला था जिस पे वो जल्दी कॉल करेगा। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं डेड मैंशन के डायरेक्टर यानी फादर को सुबह सुबह किसी की कॉल आती है और वो उस बात से चिढ़ता उठता है कि आखिर इतने सुबह सुबह उसे कौन कॉल कर परेशान कर रहा होगा। और उसके उठने पे हम देख पाते हैं कि ये फादर तो एक नंबर का बैडस था। पहले हम इसे फादर कहते थे, पर छोरियां तो इसे देखती डैडी कहती होंगी। खैर मेरे लौंडे सिपाहियों के लिए रेचल और यहाँ पर बंदी सिपाहियों के लिए फादर। और जब फिर फादर कॉल को उठाते हैं, कॉल पर जानी मानी सीन की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो एकदम खुश हो जाते हैं। और ये बात जानकर कि वो इस नंबर से किसी तरह से कॉल कर पाया था, फादर समझ गए थे कि सीन ने रेचल और यूजिन को पहले ही हरा दिया था। और इस बात पर सीन उन्हें बताता है, डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक बच्चे और रेचल को भेजकर आप मुझसे निपट पाएंगे? फर्क नहीं पड़ता आप कैसे और कितना को भेजते हैं, अंत का रिजल्ट हमेशा सेम होगा। अगर आप आगे भी कोशिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो सुन वो सीन से पूछता है कि क्या सीन का प्लान डेड मैंशन से लड़ाई करने का था, जिस बात पर सीन मना करता बताता है कि आप तीसरे प्रिंसिपल को भूल चुके हैं डायरेक्टर। अगर पेरेंट्स की सेफ्टी को कोई भी नुकसान होता है तो तीसरे प्रिंसिपल के मुताबिक मैं डेड मैंशन को अपना दुश्मन मानूंगा और उससे सामना करूंगा। और सीन की जुबानी ये बात सुनकर डायरेक्टर यहाँ पर गुस्सा नहीं हुआ था बल्कि उल्टा खुश होता भगवान को पूछता वो बताता है, ओह माय लॉर्ड, आपने मुझे जो ये तोहफा दिया है वो सच में सबसे कमाल का है। किसने सोचा था कि हमारा सीन इन तीनों प्रिंसिपल्स की इतनी पूजा करेगा। और अब सीन की बातों से मानकर वो बताता है कि सीन को बस वहाँ से यूजिन को वापस भेजना था और फिर उसके बाद वो उस बूढ़ी औरत को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिस बात पर सीन बताता है रेचल को 1 घंटे में उससे मिलने आने के लिए। और फिर यहाँ पर कॉल को काट कर फादर एकदम खुश होता कह रहा था, प्यारे सीन, भगवान का दिया गया तुम मेरे लिए सबसे कमाल का तोहफा और अपने तोहफे को मैं जल्द ही वापस मिलूंगा। और यहाँ पर अब सीन यूजिन को उठाता है और उठता यूजिन उस पर हमला तो करने वाला था, पर शियोन बताता है कि उसने उसकी नाइफ को पहले ही छीन लिया था। और फिर शियोन यूजिन के सामने कुछ खाने को रखता बताता है कि अगर वो कुछ खाना खा ले तो ही बेहतर होगा क्योंकि वो काफी टाइम से भूखा बेहोश था। पर उस खाने की बेइज्जती करता यूजिन बताता है कि वो ऐसी चीज कभी नहीं खाने वाला जो दिखने में इतनी अजीब सी थी। पर टाइम बाद उसे खाने के बाद यूजिन के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो खाना उसे स्वादिष्ट लगा था। फिर शियोन उसे वहाँ से ले जाने लगता है और उसे ताने मारता बताता है, बच्चे पहले तो बहुत बातें कर रहे थे कि तुम्हें वो खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा और बाद में तो पूरी प्लेट चट कर खा गए। और वो वहाँ से यूजिन को ले जा रहा था रेचल की तरफ और वो अपने सामने उस भयंकर खड़ी रेचल को देखते हैं जो दिखने में एकदम भयंकर लग रही थी। और उसका चेहरा इस अंधेरी गली में कोई देखता कोई भी मान लेता कि ये बंदी पक्की साइको है जो इसकी नजरों में बस गुस्सा दिख रहा था। और उस डरावने चेहरे को लेकर वो यूजिन को अपनी तरफ बुला रही थी और डरा हुआ यूजिन भी वहाँ से उसके पास जाने लगता है। और उससे डर था कि आगे उसके साथ क्या होगा क्योंकि वो अपने इस मिशन में फेल हो गया था। कि शियोन उसे आवाज लगाता रोकता बताता है, बच्चे तुम्हें ये खाना काफी स्वादिष्ट लगा था ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा तुम्हारे लिए पैक करवा लिया, तुम ऐसा बाद में एंजॉय कर सकते हो। और रेचल इस बात से इरिटेटेड थे कि आखिर सीन इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों लग रहा था जबकि अभी उनके बीच में इतना बड़ा कांड हुआ था। और वो सीन को साफ करती है कि उसने अभी तक उस पे हार नहीं मानी थी और वो जल्द ही वापस उसे लेने आएगी। और सीन भी उसे अलविदा करता वहाँ से जाने लगता है कि यहाँ पर रेचल यूजिन को बता रही थी कि अगर यूजिन सिर्फ उस बुढ़िया को खत्म कर पाता तो आज वो सीन को चुपचाप वहाँ से ले जा पाते। और यूजिन घबराया उससे माफी तो मांगता है कि रेचल उसे साफ बताती है कि जल्द ही यूजिन का सफाया कर दिया जाएगा क्योंकि निकम्मे बच्चों को रखने का कोई भी फायदा नहीं होता। और यूजिन इस बात से एकदम डर गया था कि पीछे खड़े शियोन ने भी ये बात सुन ली थी कि तभी वो वापस आता उस बच्चे से पूछता है, बच्चे मैं तुमसे बस एक बात पूछने आया और मुझे ये बात एकदम सच्ची बताना कि क्या तुम्हें खाना स्वादिष्ट लगा था। जिस बात पर रोता हुआ यूजिन भी उसे बताता है कि वो खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। और उसके रोते चेहरे को देखकर सीन को बस यही सिग्नल चाहिए था उसकी जिंदगी बचाने का। और फिर वो यूजिन को बुलाता कहता है, हियोनो की माँ का खाना सच में काफी कमाल का है, तो क्या तुम मेरे साथ वापस चलना चाहोगे? हियोनो की स्नैक शॉप है और डेड मैंशन के जो बच्चे होते हैं उनकी ओनरशिप और राइट्स को पेरेंट्स आकर खरीदते हैं, परंतु अगर पेरेंट्स खुद ही मारे जाते हैं तो उन बच्चों की जो ओनरशिप है वो वापस आ जाएगी डेड मैंशन की तरफ। और यूजिन बेचारे के साथ कुछ ऐसा ही केस बार बार रिपीट हो रहा था और शायद यूजिन वही बच्चा था जिसे हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था। और उस दौरान भी उसके पेरेंट की जान चली गई थी और ऐसा एक बार नहीं 4 बार लगातार हुआ था कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाया था। और डायरेक्टर ने आकर उसे साफ साफ बताया था कि बेशक यूजिन को बार बार बेचकर उनका काफी फायदा तो होता है, पर 4 बार लगातार अपने पेरेंट्स की सेफ्टी नहीं कर पाना डेड मैंशन के नाम पर एक दाग की तरह था जिस बात से उनके प्रोडक्ट्स की इज्जत बदनाम हो रही
थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय ह्यूजिन को निपटाने के अलावा। और पीछे मौजूद खबरों की तरफ देख कर ही डायरेक्टर ने उसे साफ धमकाया था कि अगर ह्यूजिन ऐसा ही करता रहा तो शायद उसकी जगह भी यहीं आसपास ही हो जाएगी और इस बार का मिशन उसके लिए एक आखिरी चांस की तरह था। देखो ह्यूजिन, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, कोरिया जाकर रेचल की मदद करो सीन को वापस लाने के लिए। अगर तुम नहीं चाहता कि तुम्हें कचरों की तरह फेंक दिया जाए तो यहाँ पर तुम्हारा मौका है अपने वैल्यू को बढ़ाने का। और यहाँ पर रेचल उसे बता रही थी कि क्योंकि ह्यूजिन इस मिशन में फेल हो गया था तो यहाँ पर उसे बेशक खत्म कर दिया जाएगा। जिस बात से ह्यूजिन भी सोच रहा था कि क्या वो सच में इतना फालतू था और क्या सच में उसकी जिंदगी की इतनी वैल्यू थी। पर वो जिंदगी में अभी अभी मरना नहीं चाहता था और वो बस रेचल से एक आखिरी मौका मांग रहा था अपनी काबिलियत को प्रूव करने का। और उसी पल ही सीन ने भी आकर उससे पूछा था कि क्या वो वापस उसके साथ ह्यूना की माँ की दुकान पे चलना चाहेगा। और ये बात के साथ रेचल ह्यूजिन को एक आखिरी चांस देती है और उसे एक नया मिशन देती बताती है कि अगर ह्यूजिन सीन की पेरेंट यानी उस बुढ़ी औरत को मार पाएगा तो फिर शायद ह्यूजिन की वैल्यू थोड़ी बढ़ सकती है। और इसी मौके को लेकर ही तो ह्यूजिन शियोन के सामने वो मदद का दिखावा करता है ताकि वो प्रूव कर पाए कि उसकी जिंदगी फालतू नहीं है। यहाँ पर सीन रेचल को बताता है कि अब उसे वो बच्चा वापस चाहिए। और यहाँ पर रेचल भी मन ही मन सोच रही थी कि सीन पक्का उसे एक खतरा समझता है तो थर्ड प्रिंसिपल के मुताबिक वो उसका सामना कर सकता था पर एक बोलने वाले बच्चे को तो नहीं। कि फिर ह्यूजिन को कसकर पकड़कर वो सीन को बताती है, सीन तुमने हमसे सौदा किया था कि अगर तुम हमें ह्यूजिन दे दोगे तो हम उस औरत को टारगेट नहीं करेंगे। शियन बताता है कि उस बच्चे ने अभी बताया था कि उसे वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा था तो वो उनका एक रेगुलर कस्टमर बनने के लायक था। जिस बात पर रेचल उसका मतलब समझती है और ह्यूजिन के कान में उसे याद करवाती है कि ये ह्यूजिन का आखिरी मौका था जिसे उसे गंवाना नहीं था। और फिर ह्यूजिन को छोड़कर वो शियन को बताती है कि अगर वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगा तो इस बात का मतलब था कि उनकी डील कैंसिल हो गई थी और वो अभी भी उस आंटी पे हमले कर सकती थी। जिस बात पे ह्यूजिन को अपनी तरफ करता शियन भी उसे साफ बताता है कि वो जितनी बार उस पर हमले करना चाहती है कर सकती है पर वो हर बार उसे नाकामयाब कर देगा। और इस चीज के बारे में वो एकदम सीरियस तो था, सीरियस तो पूरा था पर वह किसे लगा था कि उसे ह्यूजिन को ह्यूनो के घर ही लेकर आना पड़ेगा। इस बात से अब वो एकदम चिढ़ गया था। पर ह्यूनो की मम बताती है कि आखिर वो दोनों इतने परेशान क्यों थे। जिस बात पर शियन बताता है कि आंटी के घर पर आकर रहना उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा था। जिस बात पर आंटी बताती है कि वो दोनों बच्चे थे और इस चीज से वो भी बोर नहीं होंगी। और साथ ही वैसे भी शियन ने बताया था कि ह्यूजिन उसकी माँ की दोस्त का बच्चा था और ऐसा बहाना उसने इसलिए लगाया था क्योंकि एक तरह से रेचल ही दोनों की माँ बनी थी। और आंटी दोनों को बताती है कि सीन और ह्यूजिन दोनों यहाँ पर रुक सकते थे और सीन कोई बहाना लगाने वाला था कि उससे पहले ह्यूजिन इस बात पर मान जाता है। और सीन तो वैसे भी आंटी की बात पर मना नहीं कर सकता था और ह्यूजिन के लिए मौका था अपने काम को अंजाम देने का। एंड फिर यहाँ पर वो आंटी से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है कि यहाँ पर सीन हर जगह को अच्छे से देखता सोच रहा था कि यहाँ पर सच ये पहली बार था जब वो ह्यूनो के घर आया था। और तभी उसका ध्यान जाता है ह्यूनो के कमरे की तरफ और वो आंटी से पूछता है कि क्या वो अंदर जाकर ह्यूनो का कमरा देख सकता था। जिस बात पर बेशक आंटी हाँ कर देती है। और जब सीन अंदर जाकर ह्यूनो के कमरे को देखता है तो वो बिल्कुल एक साधारण सा कमरा था। वहाँ पर कुछ भी खास नहीं था। वो एक इस तरह का आम कमरा था जो हर एक नॉर्मल अपार्टमेंट में नॉर्मल बच्चों के होते थे पर सीन के लिए ये चीज भी एक सपने की तरह थी। एक नॉर्मल कमरा, एक नॉर्मल फैमिली और बिल्कुल एक आम सी जिंदगी। और क्योंकि शायद सीन ऐसी जिंदगी हमेशा से चाहता था वो इसलिए ऐसा बनने की एक्टिंग करता था। और वो महसूस करता है कि जहाँ पर इस वक्त ह्यूनो को होना चाहिए था उसकी जगह वो वहाँ पर मौजूद था जबकि उसकी जगह यहाँ पर ह्यूनो को अपनी माँ के साथ अपने नॉर्मल पलों को गुजारना चाहिए था। और अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसे कभी भी ह्यूनो को बुली नहीं होने देना चाहिए था और मुसीबतों के बढ़ने से पहले ही उन्हें टाल देना चाहिए था। और यहाँ पर बाहर आंटी के साथ बैठा ह्यूजिन जिसने खाना खा लिया था सोच रहा था कि इस वक्त सेन ह्यूनो के कमरे के अंदर था तो यही मौका था अपने काम को अंजाम देने का। और वो प्यारी बातें करता आंटी के खाने की तारीफ करता है और बातों ही बातों में आंटी से पूछता है कि क्या इस घर में आंटी के साथ उनके हस्बैंड या फिर कोई बेटा वगैरह है। जिस बात का जवाब देती आंटी बताती है कि ह्यूनो के पिता एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे और शायद उनसे ज्यादा उनकी जरूरत पक्का भगवान को होगी इसलिए वो पहले ही उन्हें छोड़कर भगवान के पास चले गए। जिस बात पर ह्यूनो बताता है कि शायद उनकी पक्का स्वर्ग में भी कोई फैमिली रही होगी। कि तभी ह्यूजिन एक और बात कहता है कि आंटी का बेटा ह्यूनो पक्का उनके लिए एक फैमिली का अच्छा मेंबर नहीं बन पाया होगा क्योंकि वो एक कमजोर था और एक फालतू और कमजोर बच्चा कभी भी किसी का परिवार नहीं बन सकता क्योंकि एक परिवार वो चीज है जिनके लिए तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है और एक परिवार बनने के लिए हर एक सदस्य के पास अपनी अपनी काबिलियत होनी चाहिए। और अगर तुम अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाते तो तुम बस एक कचरा हो जो किसी के भी काम नहीं आ रहा। कि तभी उससे ज्यादा वो बोलता आंटी चिल्लाती उसे टोकती बताती है कि नहीं ह्यूजिन परिवार ऐसी चीज नहीं होती बल्कि परिवार एक ऐसी चीज है। पर खैर उससे पहले आंटी कुछ बताती ह्यूजिन को पकड़ता हुआ वहाँ पर शियोन आ जाता है और उसे पकड़ता घुमाता आंटी को पूछता है कि वो दोनों लिविंग रूम में सोएंगे तो आंटी जाकर अंदर सो सकती है। और आंटी तूने अपने ही बच्चे मानकर ह्यूनो के कमरे में सोने को कह रही थी। पर शियोन बताता है कि उसे अक्सर सोफे पर ही नींद आती है और ह्यूजिन उसके साथ फ्लोर पर सोएगा जिस पर ह्यूजिन ने मना तो किया था। पर खैर हरामी शियोन ने जबरदस्ती उसे नीचे ही सुलाया और खुद मजे से खराटे मारता सोफे पर सो गया। पर खैर जो भी कह लो ये ह्यूजिन के लिए सबसे खास मौका था अपने मिशन को पूरा करने
आने का और अंदर कमरे में वो देखता है कि वो आंटी सो गई थी। और ह्योजिन को सच में ही वो आंटी काफी अजीब लगती थी, क्योंकि वह ह्योना जैसे फालतू कमजोर बच्चे को भी एक परिवार के तौर पर ट्रीट करती थी और उसके खुद के जैसे अजनबी बच्चों को इतना प्यार देती थी, जो बात ह्योजिन के लिए सच में काफी अजीब थी। और फिर अपनी गन को निकालता आंटी की तरफ निशाना लगाता। ह्योजिन अपने आप को मनाता कह रहा था कि अपने आप को प्रूव करने के लिए उसे ये काम करना ही पड़ेगा, वरना वो अपनी फैमिली के काबिल नहीं गिना जाएगा। कि उससे पहले वो गन को चलाता, सामने का दरवाजा बंद हो जाता है, जो करने वाला और कोई नहीं बल्कि शियोन ही था। वो एकदम गुस्से में ह्योजिन से पूछता है, तो बच्चे मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर अंततः लगता है कि तुम्हारा फैसला अभी भी यही था। और अब एकदम गुस्से में ह्योजिन अपनी बंदूक को शियोन पर ताक कर बताता है कि वो तो बस अपने मिशन को पूरा कर रहा है, तो सीन को उसके बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उससे पहले ह्योजिन उस पर गन चला भी देता है, पर उस गन के बीच में बुलेट्स नहीं थी, क्योंकि शियोन ने उसे पहले ही निकाल लिया था। और अपने हाथ में पकड़े उन बुलेट्स को फेंकता हुआ बताता है, तुम्हें ये गन रेचल ने दी थी, जिसकी मैगजीन को तुम्हारे सोते वक्त मैंने निकाल लिया था। पर यह बात तो काफी अजीब है, आखिर गन को पकड़ते तांगते वक्त तुम्हें इसके बाहर से अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि यह खाली है? लगता है कि तुम अभी भी काफी निकम्मे हो। और अब कोई ऑप्शन न बचने के बाद ह्योजिन अपने हाथ में पकड़े चाकू से उस पर हमला करता है, पर बेशक शियोन का सामना इसके साथ नहीं किया जा सकता था। शियोन उसे पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, पर ह्योजिन कुछ कर उससे बचकर भाग निकलता है और वो सीधा बढ़कर आ जाता है आंटी के कमरे के अंदर। यहाँ पर शियोन को थोड़ा खतरा था, क्योंकि उसे कुछ भी कर बिना आंटी को जगाए उनकी रक्षा भी करनी थी। इसलिए वो उस बच्चे ह्योजिन को समझाता बताता है, देखो बच्चा, इस मामले का हम बाद में संभाल सकते हैं, तुम्हें पहले चुपचाप इस कमरे से बाहर जाना होगा। पर ह्योजिन का गोल ये थोड़ी ना था, बल्कि आंटी को मारना था, और इसलिए उन पर वार करने के लिए वो चाकू लिया तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और शियोन भी फटाफट भागा आता एक टाई का इस्तेमाल करता है और सीधा उससे ह्योजिन के पैर को बांधकर उससे वापस पीछे को खींच लेता है। और यहाँ पर ह्योजिन फटाफट कर अपने हाथ में पकड़े चाकू से उस टाई को काटता है और घूमता हुआ शियोन से एकदम दूर हो जाता है। और वो जानता था कि सीन अपने आसपास की सराउंडिंग का इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा काबिल था, तो उसे कुछ भी कर सीन को किसी तरह से अपने से दूर रखना था और मौके का फायदा उठाकर आंटी को मारना था। और फिर उसके बाद सीन डेड मैशन के होटल्स के अंदर आ जाएगा और हवा में छलांग मारता हुआ वो अपने हाथ में पकड़ी दोनों नाइफ से उससे वार करता है, पर सीन टाई की बदौलत उसे घुमाकर दूर फेंकता है। और ह्योजिन इस बात को नोटिस करता है कि सीन यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि बस उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर इधर उधर घुमाकर फेंक रहा था। और इस बात से ह्योजिन और भी चिढ़ जाता है और उस पर वार करता उसे बताता है कि सीन को उसे कुछ भी कर सीरियसली लड़ना पड़ेगा। जिस बात पे सीन भी पीछे नहीं हटता, उसके हाथ से उस चाकू को पकड़ता है। यहाँ पर ह्योजिन भी यही चाहता था और वो अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई नाइफ को सीधा घुमाकर आंटी की तरफ फेंक देता है। पर उससे पहले ही सीन उस नाइफ को पकड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि ह्योजिन को ऐसा ही करेगा। दूसरे पैर से ह्योजिन को आगे बढ़ने से रोकता, वो उसे घुमाकर नीचे पटक कर फेंकता है, लेकिन उससे पहले उसका सर जमीन पे लगता। शियोन उसे आधी हवा में ही पकड़ लेता है, क्योंकि अगर यहाँ पर गिरने का शोर हुआ तो आंटी उस आवाज से उठ सकती थी। और फिर एकदम गुस्सा में वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ वो उसे बता रहा था कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई थी, तो यहाँ पर उसे वो गिरना नहीं देगा, बल्कि सबक सिखाने का टाइम तो अभी बाकी था। और यहाँ पर अब घबराया ह्योजिन जान पा रहा था कि उसके बीच में और डेड मैशन के लेजेंड में क्या फर्क था, और ये सीन उससे कितना ज्यादा काबिल था कि तभी वहाँ पर लड़ाई आगे बढ़ती। सीन के सर पर आंटी आकर एक जोर का डंडा मारती है और उन दोनों पर ही गुस्से से चिल्लाती हुई बताती है कि आखिर वो बच्चे पागलों की तरह आपस में क्यों लड़ रहे थे। और सीन इस बात को टालने की कोशिश करता है कि वो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि यहाँ पर पीछे ह्योजिन अभी भी मौका ढूंढ रहा था। सीन का ध्यान भटकते वक्त ही आंटी को मारने का कि एकदम गुस्से में शियोन उसकी तरफ देखता उसे एक बात साफ बताता है कि ये मजाक यहाँ तक ही काफी था, और अगर आगे बढ़ने की बात आए तो मामला बहुत ही सीरियस हो जाएगा। और फिर ह्योजिन को पकड़कर वो बताता है कि वो दोनों पहले भी आपस में साथ ही वर्कआउट करते थे, जिस बात को चाकू घुमाते ह्योजिन को भी हाँ करने पड़ती है। ये ट्रिक्स वगैरह उन्होंने बचपन से सीखी थी। और अब सीन से एक बार लड़ाई कर ह्योजिन को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था इस आंटी को उसके सामने मार पाने का। तो इसका मतलब ये था कि उसे आंटी और सीन के दूर दूर होने का वेट करना पड़ेगा और फिर उस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। कि तभी आंटी ह्योजिन पर भी चिल्लाती है कि वो अपने भाई से ऐसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक फैमिली कभी भी आपस में ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ती और उन्हें हमेशा अपनी फैमिली को प्यार करना चाहिए। और ये फैमिली शब्द सुनकर ह्योजिन कंफ्यूज था कि आखिर ये आंटी इतनी अजीब क्यों थी और वो आखिर बार बार उसे अपने परिवार में क्यों गिन रही थी। और ह्योजिन आंटी से पूछता है कि क्या वो भी उनके इस परिवार का हिस्सा था, जिस बात पर आंटी प्यार से उसके सर पर हाथ रख उसे बताती है कि बेशक जो व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहकर साथ में खाना खाकर उसी जगह पर सोते हैं वो बेशक आपसी में एक परिवार ही होते हैं। तो इसका मतलब था कि ह्योजिन भी उनके लिए एक फैमिली की तरह ही था, जो बात से ह्योजिन मानना तो नहीं चाहता था, पर सच में उसके मन में एक खुशी आई थी, जैसे कि पहली बार उसकी जिंदगी में उसे किसी ने एक असली परिवार की तरह ट्रीट किया था। और शियोन भी बस दूर से इन चीजों को देख रहा था, क्योंकि शायद उसे लगता था कि ह्योजिन अपने मन की इन भावनाओं को बदल पाएगा और जान पाएगा कि एक असली फैमिली का मतलब क्या होता है और डेड मैशन के लोगों में और एक असली परिवार में एक्चुअली में क्या फर्क होता है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी डोरबेल पे रिंग बजती है और जब ह्योना की माँ जाकर बाहर देखती है, वहाँ पर दरवाजे के सामने वो शियोन की उम्र की एक लड़की को देखती है, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती माफी मांगती बताती है, आंटी माफ कीजिएगा इतनी सुबह आपको परेशान करने के लिए, पर मैं ह्योजिन की बहन हूँ और मेरा नाम मैरी है। और मैरी के चेहरे पर तो ऐसी खुशी थी जैसे वो दिवाली का लॉटरी बम्पर जीत कर आई हो। और फिर वो आंटी का शुक्रिया करती है इतने टाइम तक ह्योजिन का ध्यान रखने के लिए, वरना उन्हें बाद में बहुत ही मुश्किलें होती। और वो आंटी का शुक्रगुजार थी कि उन्होंने ह्योजिन का इतने अच्छे से ध्यान रखा। और शियोन भी बाहर देखने आता पूछता है कि आखिर कौन मिलने आया था, जिस पर आंटी बताती है कि आप
पर यूजिन की बहन उसे लेने आई थी, जिस बात पर शियोन भी खुश होता कहता है, हाँ तो तुम यूजिन की बहन हो, तो उसकी एक बहन भी थे, तो फिर आखिर बहना चाहिए, यहाँ पर क्या काम है आपका? जिस पर मैरी बताती है बेशक वह यूजिन को लेने आई है, वरना वो क्यों ही फालतू के चेहरे देखती। और फिर सीक्रेटली धमकाती मैरी बताती है, यूजिन के बदले हम तुम्हारी माँ की सेफ्टी गारंटी करते हैं, ये हमारा वादा था, है ना? चिंता मत करो, उस बच्ची को आंटी को मारने का काम देना रेचल की गलती थी और तुमने उसे वो गलती करते पकड़ लिया, पर अब हम अपना वादा निभाएंगे। जिस बात पर सीन उसे बताता है कि अगर वो सच में वादा निभाना ही चाहती है तो क्या वो सबसे पहले अपने छुपाए गए हथियार को उनसे दूर कर पाएगी? तो उसके लिए यहाँ पर बेहतर होगा कि एकदम अजीब से चेहरे बनाती हंसती रेचल खुश होती है कि सच में सीन चीजें नोटिस करने में काफी कमाल का था, पर चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब तक वो यूजिन को वापस कर देगा वो भी वादे मुताबिक चुपचाप वहाँ से चली जाएगी। और सीन भी उसकी हंसी का मजाक बनाता एक्टिंग करता है। ओह मम्मी मैं तो डर गया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारी बात ना मानो? घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो। तभी यूजिन भी मैरी को देखता चिल्लाता बताता है कि आखिरकार उसकी बहन उसे लेने आई गई और फिर एकदम प्यार से एक्टिंग करता वो उसके गले लग जाता है ताकि वो आंटी को दिखा पाए सच में वो एक नॉर्मल फैमिली थे। क्या पर एकदम चिड़क के मैरी यूजिन को बताती है कि वो अपने मिशन में एक बार फिर से फेल हो गया था और यूजिन की इस नाकामयाबी से डायरेक्टर सच में ही बहुत ही नाराज होंगे और वो यूजिन को बताती है कि शायद इस बार यूजिन को पक्का पैंक दिया जाएगा। यूजिन भी गुस्सा सा बताता है कि आखिर मैरी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है जबकि उसने यहाँ पर उसे लेने आकर उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया था। और यूजिन बताता है कि वो भी इस गेम में थोड़ा नया है तो वो बस उस मौके का वेट कर रहा था, वो कब इस फैमिली का यकीन जीत पाएगा। पर मैरी बताती है कि यूजिन यहाँ पर बहुत बहाने लगा रहा था। शियोन की तरफ देखकर यूजिन बताता है कि यह मिशन बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, क्योंकि डेड मैंशन का वो लेजेंड स्टीन उसे गार्ड कर रहा था। भले ही वो लेजेंड टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाता था, हरकतें उल्टी करता था, कभी कभार बंदरों की तरह पे, फिर भी यूजिन जानता था कि वो बहुत ही शक्तिशाली था। और ये सभी बेइज्जती पर मैरी एकदम एग्री करती है, खासकर बंदर वाली बात पे। सीन भी उनकी बातों को सुनता एकदम चिढ़ा था और अब यूजिन की गलती पर कम नाराज होकर मैरी यूजिन को बताती है कि यूजिन को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास यूजिन के लिए एक नया मिशन आ चुका था। अभी उन्हें फिलहाल के लिए इस मिशन से दूर जाना होगा। और फिर वो दोनों वहाँ से आंटी को अलविदा करते हैं कि आंटी यहाँ पर थोड़ी सी नाराज थी, क्योंकि उन्हें यूजिन बहुत ही प्यारा बच्चा लगा था और बहुत चाहती थी कि वो थोड़े दिन वहाँ पर हो रह लें। यहाँ पर मैरी शियोन को इस तरह से अलविदा कर रही थी जिससे शियोन को पता चल जाए गेम अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। यूजिन वहाँ से एकदम निराश चाह ही रहा था और उसे अंदर ही अंदर से थोड़ा सा अकेलापन भी लग रहा था, क्योंकि पहली बार तो वो महसूस कर पाया था एक एक्चुअली परिवार क्या होता है। और उसी वक्त उसे वहाँ से जाना पड़ा था कि तभी उसे पीछे से आवाज लगाती आंटी बताती है, बेटा यूजिन मुझसे अगली बार फिर से मिलने आना, मैं तुम्हें एग ऑमलेट बना कर दूंगी जो तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। और यूजिन भी महसूस कर पाया था कि एक सच्चा परिवार होना क्या होता है और वह इस बात को किसी को भी दिखाना ना चाहता, पर वो इस बात से सच में खुश था। वो भी आंटी को बताकर चला जाता है कि वो अगली बार फिर से मिलने जरूर आएगा, पर ये तो अब किस्मत पर ही था। और यहाँ पर आंटी शियोन को भी बताती है कि अगर शियोन यूजिन को फिर से उससे मिलने के लिए लेकर आएगा तो वो शियोन को भी तोहफे के तौर पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएगी। जो बात सुनता शियोन भी उसे एक ऑर्डर की तरह ही समझकर उन्हें बता देता है, बेशक चीजों को बिल्कुल सुधार कर मैं उसे एक बार फिर से यहाँ पर जरूर लेकर आऊंगा। और फिर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस आ रखी थी उस कंप्लेंट की जांच लेने के लिए जो उसने उन बच्चों के खिलाफ की थी जो उसके बेटे योना को बुली करते थे। पर प्रिंसिपल सर आंटी से माफी मांगते उसे बताते हैं वो उन सभी बच्चों को पनिशमेंट देना तो चाहते थे, पर वो काम भी काफी डिले हो गया था, क्योंकि उन बुली करने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स हर एक नुकसान का भुगतान पैसों से करने के लिए रेडी थे और पैसों के खिलाफ आखिर कौन नहीं जीत पा रहा था। तो इसीलिए वो इस केस से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और आंटी भी अच्छे से जानती थी कि ये दुनिया बिल्कुल ऐसे ही थी। और फिर प्रिंसिपल उन्हें वो फाइल दिखाता है जिनमें उन सभी बच्चों की तस्वीरें थी जो उनके बेटे हियोना को बुली किया करते थे। जब आंटी उन तस्वीरों को देखती है वो उनमें से एक तस्वीर को देखकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उन तस्वीरों में उससे शियोन की भी तस्वीर मिली थी। और वो शौक हुई प्रिंसिपल से पूछती है आखिर यहाँ पर शियोन की तस्वीर क्यों थी, जबकि ये लड़का उसके बेटे हियोना का पक्का दोस्त था। और अब नई मुसीबतों के खड़े होते हैं। क्या सीन का रिश्ता आंटी से एकदम टूटने वाला था। तो जो बने लॉक है इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फादर रेचल के साथ कॉल पे बात करता उसे बता रहा था कि आखिर रेचल ने पूरे प्लान को बर्बाद क्यों कर दिया और वो उसके ये छोटे से काम को भी पूरी तरह क्यों नहीं कर पाई। जिस बात पर डायरेक्टर से माफी मांगते हुए रेचल बताती है कि उसे इतना बिल्कुल नहीं लगा था कि वह इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो बताती है कि उसने यूजिन को उस बूढ़ी औरत को मारने का मिशन तो दिया था, पर वो बच्चा वो तक भी नहीं कर पाया और वह यूजिन को एकदम निकम्मा मान रही थी जो पूरे के पूरे मिशन में एक छोटा सा काम तक भी नहीं कर पाया। और इतने सारे मौके मिलने के बावजूद भी एक बूढ़ी औरत तक कभी नहीं मार पाया कि डायरेक्टर उसे बताता है कि वो रेचल से इस बात के बारे में नहीं पूछ रहा था, बल्कि वो जानना चाहता था कि उसने बस रेचल को कहा था चुपचाप यूजिन को वहाँ से वापस लाने के लिए और उस बूढ़ी औरत को अकेला छोड़ देने के लिए। तो फिर आखिर रेचल ने उस बूढ़ी औरत को मरवाने की कोशिश क्यों की? तो यहाँ पर आखिर यूजिन की गलती थोड़ी न थी, बल्कि रेचल की थी जो उसके इन छोटे मोटे ऑर्डर्स को भी बिल्कुल सही तरीके से नहीं मान पाई। जिस बात पर रेचल उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी वो तो बस सीन को वापस पाना चाहती थी। जिस बात पर डायरेक्टर बताता है कि वो एक सच्चा बंदा है
जो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। तो फर्क नहीं पड़ता उसने ये वादा किससे किया था, तो भगवान के सामने कम से कम उनका फर्ज बनता था अपने वादों पर टिका रहने का। आखिर तभी तो उनके बनाए गए 3 प्रिंसिपल्स का कोई मतलब बनता था, क्योंकि वो लोग सच्चे थे। और वो रेचल को एक बार फिर से याद करवाता है कि उन्हें पास्ट जैसे किसी भी हादसे को फिर से नहीं होने देना, जिससे हमें अंदाजा हो पाता है कि शायद डेड मैंशन के पास में इससे यकीन और 3 प्रिंसिपल्स के रिलेटेड बहुत बड़ा कांड हो रखा था। खैर वो रेचल पूछती है कि क्या अब उन्हें सीन को वापस लाने का मिशन को यहीं पर छोड़ना था, जिस बात पर डायरेक्टर बताते हैं कि रेचल को अब किसी भी मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसने ये काम मैरी को दे दिया था। और हम मैरी को देख पाते हैं जो कि दुआ कर बनाई गई फोटोशॉप सीन की फोटोज को इंटरनेट ग्रुप पे फटाफट वायरल कर रही थी और फटाफट इन बातों को फैला रही थी कि कैसे एक्चुअली में शियोन इन बुलिस का एक्चुअल लीडर था और जो सब तक भी उससे डरता था, जिससे साफ साफ बात बनेगी कि ह्यूनो की ये हालात भी शियोन की वजह से ही हुई थी। और यहाँ अगले दिन जब शियोन अपनी क्लास में आता है, वो देखता है कि सभी बच्चे उससे काफी दूर दूर सा और घबराए से रह रहे थे और किसी एक से पास आकर वो पूछता है कि आखिर सभी ही अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे थे, जैसे कि जब तभी स्कूल वालों ने बता दिया हो कि आज एग्जाम्स है। कि तभी शियोन को कुछ लोगों का ग्रुप्स आवाज लगाता पूछता है कि क्या ये वायरल हो रही फोटोज एकदम सच्ची थी। और फिर वो शियोन को वो फोटो दिखाता है जिसमें शियोन ने जोसेफ को गुस्से से पकड़ रखा है, वो उसे एकदम बुली करा है। इस लो क्वालिटी की फोटोशॉप पिक्चर को देखकर शियोन को समझ नहीं आता कि आखिर इस फोटो का मतलब क्या था। और उनसे पूछता है कि आखिर ये तस्वीर उन्हें कहाँ से मिली, जिससे एक पल के लिए उन लड़कों को भी यकीन हो जाता है कि ये तस्वीर तो एकदम सच्ची थी। और बस सभी के सभी उसी पल आज तक जितना भी शियोन के साथ उन्होंने बुरा किया था उन चीजों के लिए माफी मांगने लगते हैं। शियोन तुम सच में बहुत ताकतवर थे और हमें पता नहीं था कि तुमने जोसेफ तक कभी अपना चमचा बना रखा था। अब ये बातें पूरी स्कूल में फैल गई हैं कि जोसेफ तुमसे एकदम डरता था और तुम जानबूझकर कमजोर होने का हमारे सामने दिखावा करते थे, और ऊपर से ऊपर तुम तो गैंगस्टर्स के भी दोस्त हो। और फिर वो शियोन को बहुत तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर वो तगड़े तगड़े गैंगस्टर्स के साथ बैठा था, जो बातें कुछ ज्यादा ही हो गई थी। और ऊपर से वो ये भी बताते हैं कि ये रूमर भी फैल रहे थे कि शियोन ने जोसेफ को कहा था उस ह्यूना बच्चे को ठिकाने लगाने के लिए। पर ये बातों से शियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक्चुअली में अजीब एक्टिंग करता और वो ह्यूना को अपना दोस्त मानता था। वैसे ही उसकी तारीफें करते करते सभी बुली स्टूडेंट शियोन से दोस्ती करना चाहते थे। उन्हीं में से वहाँ पर एक बच्चे से बहस हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो बुली स्टूडेंट उससे भी एकदम पीटने वाला था कि उसी पल शियोन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने के लिए टॉपिक को बदलता बताता है कि सच में आखिर उसकी असलियत बाहर आई गई, जबकि वो इन सभी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो उन्हें वहाँ से बाहर ले जाने लगता है ताकि वो इन चीजों की और डिटेल्स दे पाए। अब शियोन को देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी बातें कर रहे थे कि उन्हें सच में लगा था कि शियोन थोड़ा अजीब सा है, पर किसे पता था कि वो जोसेफ से भी बदतर निकलेगा। और क्लास में अब उसकी इमेज एकदम ही खराब हो चुकी थी। और फिर बाहर आकर वो उन लोगों से जान पाता है कि इस तस्वीर को कोई ग्रुप चैट में वायरल कर रहा था और ग्रुप चैट में वायरल कर वो व्यक्ति कुछ शब्द कहकर वहाँ से गायब हो गया था, जिन बातों से शियोन को सीधा शक बेशक डेड मैंशन पर किया था। पर अब ये राज उसे पता लगाना था कि आखिर वो ये हरकतें क्यों कर रहे थे। और फिर वो उठता वहाँ से जाता उन पुलिस को एक बात बताता है, देखो दोस्तों मेरा राज तुम्हें पता तो चल गया होगा, पर मैं काम से स्कूल लाइफ जीना चाहता हूँ, और अगर मैं गलती से ट्रांसफर हो गया तो मुझे लगता है कि कोई और स्कूल मुझे एक्सेप्ट भी करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर चुपचाप ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे इन फालतू के प्रैक्स में मत लपेटना, क्योंकि मैं पहले से ही बड़ों की दुनिया का पार्ट हूँ। मैं चुपचाप इस बात को आगे नहीं फैलाना। तो मेरे क्रू मेंबर्स अब तुम्हें पता ही है ना कि आगे क्या करना है। और वो सभी लोग भी शियोन के क्रू मेंबर्स बनकर ऐसे खुश हो जाते हैं कि जैसे वो स्टुअर्ट्स के मेंबर थे। और यहाँ एक तरफ ये बखूदी कर रहे थे कि दूर से ही आंटी यानी शियोन की माँ उन्हें देख रही थी कि कैसे शियोन इन गलत लड़कों के साथ घूम रहा था। वह थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जब आंटी स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने आ रखी थी और वो प्रिंसिपल को बता रही थी कि शियोन तो ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बच्चा उसके ह्यूना का दोस्त था। पर प्रिंसिपल उसे वो तस्वीर दिखाता है जहाँ पर शियोन जोसेफ तक को भी पीट रहा था और वो आंटी को बताता है कि ये बच्चा उनके स्कूल का सबसे खतरनाक बुली था और ये ज्यादातर हमेशा जोसेफ के साथ ही रहता था। ये ज्यादातर स्कूल की हर एक बुलिस का रिंग लीडर था और ऊपर से इस बच्चे के पेरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट में आना भी बहुत ही मुश्किल था, जिससे पता लगता था कि इस बच्चे का माहौल इतना गंदा था कि ये एकदम हर एक चीज को बस एक मजाक समझता था। और प्रिंसिपल ने आंटी को एक बात साफ साफ बताई थी कि जो भी बच्चा इसके साथ रहेगा उसकी हालात बेशक बुरी होगी। तो अगर आंटी ऐसे बच्चों पर यकीन नहीं करे तो सबसे बेहतर होगा जो बस लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और अब शियोन के खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे कि आंटी का भी उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और अब खुश होता शियोन वहाँ से जाने लगता है। ये बातें करता हुआ ये उसे उम्मीद है कि शायद अब ये बातें बताने के बाद उसके बारे में रूमर्स थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे। वो सच में कह रहा था ये स्कूल के लड़के बिना कितने अजीब है, हर से इतने बड़े बड़े गुंडे बनते हैं और हर एक नादान से बेवकूफी में फंस जाते हैं, एकदम आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, गधे कहीं के। तभी बातें करता करता वो एक जगह पर रुक जाता है, पर साइड की वॉल की तरफ देखकर बताता है तुमने बताया था कि तुम्हारा नाम मारी था ना, या फिर मारिया था? अच्छा होगा बाहर आकर खुद बता दो, वरना तुम्हें तुम्हारे नाम की तरह थोड़ा मारने की जरूरत पड़ेगी। अरे ये जानकर कि शियोन ने उसे नोटिस कर लिया था, मस्ती खिलखिलाती बाराती बताती है कि शायद उसके छुपने में थोड़ी कमी आ गई थी, जो शियोन ने उसे आसानी से नोटिस कर लिया था। कि हंसी से परेशान शियोन उससे कहता है अगर तुम पहले
गलत ढंग से छुपना चाहती है। अपने ऊपर से आने वाली कॉफी के स्मेल को छुपाना चाहिए था। पिछली बार मुझे ह्यूनो के घर के सामने भी महसूस हुई थी जब तुम आए थे। मारी शर्माती कहती है, वाह कमाल की बात है, कुत्तों की तरह किसी का सेंट तक भी पहचान सकते हो वो इतनी आसानी से। इस बात से थोड़ा मुझे बुरा लग गया। शियोन फिर उससे पूछता है कि आखिर मारी उससे क्या चाहती है और आखिर वो इस तरह की चीजें आखिर क्यों कर रहे थे। दूसरों की जिंदगी में बेमतलब की मुश्किलें बढ़ा रही थी जिस पर आज से वो बताती है। ये सीन भी तो उसकी इस हरकतों के मजे ले रहा है, हर एक फालतू पलों को एंजॉय कर रहा था। और फिर वो शियोन की उस टाइम की एक्टिंग लगाती है उन बातों की जो वो उन पुलिस लड़कों के सामने कह रहा था, जैसे जिन लोगों को मुझे संभालना है वो तुम जैसे बच्चे नहीं है। ऐसी एक्टिंग अपनी एक्टिंग को देखकर शियोन बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि मारी आकर उसे साफ साफ चिढ़ा रही थी। फिर वो शियोन से पूछती है कि अब उसे कैसा लग रहा है क्योंकि उसने शियोन को कुछ ही टाइम के समय में पूरे स्कूल का नंबर 1 टॉप बुली बना दिया था। इस बात पर वो बताता है कि उसे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। जिस बात पर मारी बताते हैं कि उसका मतलब ये नहीं था, बल्कि यहाँ पर वो ये जानना चाहती थी कि आखिर शियोन को कैसा लग रहा था जब बाकी बच्चे उसे कोल्ड नजरों से देखता था और उनकी नजरों से साफ पता लगता था उन्हें शियोन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो भी इस तरह का इंसान निकलेगा जो दूसरों को बुली करता होगा। वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मारी पूछ रही थी कि आखिर शियोन को गुस्से और नफरत से भरी आंखें कैसी लगी जैसे अब शियोन को क्लास में सारे देखते थे। पर उसकी बातों पर न भटकता हुआ उससे पूछता है कि क्या वो फोटो भी मारी नहीं बनाई थी। बात पर वो प्राउडली बताती है बेशक वो फोटो उसने बनाई थी जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। इस बात पर मना करता शियोन बताता है ये बनी तो फोटो ठीक ठाक थी पर क्वालिटी काफी घटिया थी। अच्छा वाला समझदार इंसान जान सकता है ये फोटो साफ साफ फोटोशॉप्ड है और ये चीज सिर्फ बेवकूफ कोई बेवकूफ बनाने के लिए काबिल थी। जिससे मारी थोड़ा गुस्सा हो गई थी, भले ही वो अपने चेहरे पर ये बात नहीं दिखा रही थी। और फिर वो बहाना लगाती बताती है कि उसे ज्यादा टाइम नहीं मिला था इन चीजों को तैयार करने में। अगर उसके पास सही शेड्यूल होता तो वो इस फोटो को एकदम परफेक्ट बना दी। जिस बात पर शियोन कहता है बहाने काफी अच्छे बना लेती है झूठों की महारानी, सीधे बोलो कि तुम्हें ढंग से चीजें करना ही नहीं आती। बस यहाँ पर उसके गुस्से की लिमिट खत्म हो जाती है। फटाफट अपने बैग से अपने वेपन गन से शियोन पर गोलियां चलाना शुरू हो जाती है। कब शियोन भी एकदम सरप्राइज हो अपने बैग से अपने आप को डिफेंड करता, फटाफट उससे बचता दूसरी राह को भागता है, दीवार के पीछे जाकर चिल्लाता है, रे चल और तुम भी सारे के सारे लोग पागल हो क्या? जहाँ देखो वहाँ पर बाबलों की तरह गन निकाल देते हो। कोरिया है यहाँ पर गन अलाउड भी नहीं है। साथ ही साथ तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे वापस साथ ले जाने आई हो और अगर मुझे गोली लग गई तो मैं मारा नहीं जाऊंगा क्या? जिस बात पर मारी का मानना था ना उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी अगर वो डेड मेंशन का लेजेंड था तो इतना काम तो कम से कम वो कर ही सकता था वरना उसकी डिसअपॉइंटमेंट बस और में बढ़ती जाएगी। वैसे भी सीन के लिए उसकी नफरत बहुत ही ज्यादा थी कि यहाँ पर वो थोड़ा बहुत ये भी चाहती थी सीन यहाँ पर मारा ही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, जो कि उसके लिए उसे साथ ले जाने से ज्यादा बेहतर था। पर अपने बैग को वहीं पर फेंक कर अपने गन को लेकर उसे गली की राह में बढ़ने लगती है जहाँ आके सीन एक दीवार के पीछे छुपा हुआ था। जिस पल उसका पैर पूरा दीवार के करीब आता है सिंपल शियोन एक ही मौका देखकर एक ही पल में उसके हाथ में मौजूद गन को पकड़कर उसकी राह को मोड़ देता है ताकि अगर वो उसे शूट भी करे तो उसके ऊपर शूट ना हो। मैरी यहाँ पर अपने दोनों हाथों की ताकत पूरी इस्तेमाल कर रही थी पर शियोन अपने एक हाथ से ओवर पावर करने के लिए काफी था, तभी वो उसे सीधा दीवार के साथ खींच कर मारता है। पर उसी पल मैरी अपना पैर उठाकर सीधा शियोन को किक करने वाली थी जिसे भी वो आसानी से पकड़ लेता है और उसी पल वो अपने पैर में छुपाई गई एक छोटी और तीखी नाइफ को पकड़कर सीधा शियोन पर एक तेज वार करती है जिससे भी वो बच जाता है और आसानी से उसके हाथ को पकड़कर उसे धकेलता ले जाता पूछता है कि क्या डेड मैंशन होने के बावजूद भी वो लड़की सिर्फ इतना कुछ ही कर सकती थी? शायद डेड मैंशन पूरी मरी हालत में ही चल रहा था। फिर उसे पकड़कर वो उसे बाहर की तरफ ले आकर नीचे को गिरा देता है। फिर उसके ऊपर बैठा वो कहता है तुम शुरुआत से तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में लग रहे थे पर शायद तुमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि तुम बस बुरी तरह से यहाँ पर पिटोगे। पर यहाँ पर मैरी बस एक चैन की सांस लेती है, बताती है कि बेशक उसने इतनी चीजें तो नहीं सोची थी पर अभी तक तो चीजें बहुत ही मजेदार गई थी और उसका एक्सप्रेशन शियोन को समझ नहीं आ रहा था। अभी शियोन को अपने पीछे से एक आवाज आती है जो उससे गुस्से में पूछती है कि आखिर शियोन क्या कर रहा था और अपनी साइड में नजर घुमाकर शियोन अपने सामने देखता है ह्यूनो की माँ को जो उससे निराशा और गुस्से में पूछ रही थी आखिर तुम क्या कर रहे हो पाक्षी? तुम जानते हो ना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये बातें बुरी होती है। तुम तो मेरे ह्यूनो के दोस्त हो ना और यहाँ फिर वो सच में तुम थे जिसने मेरे ह्यूनो को नुकसान पहुंचाया था, जो मेरे बेटे को बुली करता था। क्या वो सच में तुम थे? क्या तुम मुझे बस इतने टाइम से धोखा दे रहे थे? यहाँ पर शियोन तो सिचुएशन में एकदम फंस चुका था पर मैरी पूरे हालातों की मजे ले रही इनोसेंट लड़की का दिखावा करती एकदम खुश थी और सीन आंटी को समझाने लगता है कि नई बातें बिल्कुल ही नहीं थी कि उससे पहले मारी एकदम बड़ी वाली लड़की की एक्टिंग करती हुई आंटी की तरफ रोती हुई भागती जाती है और एकदम रोती जाकर उनके पास चिपक जाती है। आंटी उसे संभालते उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे एक्चुअली में बात क्या रही और मारी और सीन उसे ऐसी हालात में क्यों दिखे थे और वो बताती है कि वो सिर्फ शियोन से कुछ बातें पूछने आई थी। पीछे से शियोन भी आंटी को कह रहा था मदर इस लड़के की बातों पर ध्यान मत दो, ये बस कुछ भी झूठ बोलती है। तभी आंटी एकदम गुस्सा होकर शियोन को गुस्से की नजरों से देखती हुई बस बिना
आगे बढ़े अपनी जगह पर रुकने को कहती है क्योंकि वो एक पेरेंट की कमांड थी। तो सीन को भी वो बात मानकर बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहना पड़ता है। और फिर रोती हुई मारी बताती है कि जिस दिन वो अपने भाई यूजिन को वापस घर लेकर आई थी, उसने घर जाकर नोटिस किया था कि यूजिन की बॉडी पर बहुत से घाव हो रखे थे जिनके बारे में यूजिन उसे नहीं बता रहा था। और जब कुछ कर उन्हें पता लगा तो यूजिन बस उन्हें एक ही बात बता रहा था कि ये घाव उसे ब्रदर शियोन ने दिए थे। वो उसे काफी मारता भी था। तभी आंटी को अपने घर का टाइम याद आता है जब उसने शियोन और यूजिन को लड़ते हुए देखा था। और शियोन ने इस बात का मॉर्निंग एक्सरसाइज के तौर पर बहाना लगा दिया था। और साथ ही आंटी को याद आती है उस स्कूल के प्रिंसिपल की बात है जिसने बताया था कि शियोन जोसेफ के साथ ही घूमता था और स्कूल में सभी को बुली और तंग किया करता था। और अब सारी चीजें शियोन के खिलाफ हो रही थी। और भी आगे बताती है कि वह यहाँ पर शियोन से इसी चीज के बारे में बात करने आई थी। पर उसके बाद शियोन ने उसे मारना शुरू कर दिया। और ऐसी हालात में आंटी ने उन्हें देख लिया कि शियोन चिल्लाता बता ही रहा था अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है, असली सच से बिल्कुल अलग है। कि यहाँ पर मारी सोच रही थी सीन भले ही हमने वादा किया था कि हम इस औरत को हाथ नहीं लगाएंगे, पर वादा सिर्फ इतना ही तो था। प्लान को पूरा करने के लिए इस औरत को हमें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हें उससे अलग करने के लिए एक उससे भी मजेदार रास्ता है। उससे पहले शियोन से और कुछ बात बता पाता आंटी आकर शियोन के गाल पर एक जोर का थप्पड़ दे मारती है जिससे बेशक शियोन को कुछ ज्यादा दर्द तो नहीं हुई थी। जब इंसान किसी अपने पहले से पहली बार मार खाता है खासकर अपने पेरेंट्स से तो दिल में एक अलग दर्द होता है जैसा इस वक्त सीन के साथ हो रहा था। और फिर आंटी शियोन को साफ साफ बता देती है उससे आज से उसे कभी भी उसकी माँ ना कहने का। आज से वो उसकी माँ लेने की जगह बिल्कुल ही छोड़ रही थी। शियोन उसके आगे के शब्द बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था जो कि एक ऑर्डर की तरह काम करेंगे। आंटी उसे बता ही देती है आज से कभी भी इस जगह पर वापस न आने का क्योंकि वो उसकी कोई भी माँ नहीं थी। और अब बिल्कुल मारी के प्लान के मुताबिक अगले गैस की एंट्री होती है। रेचल शियोन की माँ का बेस दस कर वहाँ पर आती बताती है आखिर अब यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा क्यों आ रखे थे, क्या उसके बेटे शियोन ने कुछ और नई मुसीबतें खड़ी कर दी थी। पर खैर कोई बात नहीं, चाहे उसका बच्चा शियोन जितना मर्जी जिद्दी हो और लोगों से लड़ता झगड़ता फिरता हो, उसकी असली माँ होने के नाते वो उसे वापस लेने को आ गई थी। और फिर वो शियोन को उसके साथ वापस घर चलने को कहती है। और क्योंकि बेशक आंटी ने शियोन पर अपनी कमांड छोड़ दी थी तो पेरेंट्स होने के सारे राइट्स डेड मैंशन के पास आते थे और शियोन के टीचर होने के नाते उसके राइट्स इस वक्त उसी के पास ही थे। इसलिए बात को मना ना कर पाकर उसे साथ जाना ही पड़ता। और जब डेड मैंशन के फादर का इस चीज के बारे में पता चलता है जैसे बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग सीन को वापस ले आया गया था। वो फादर अपने सारे गहनों से बने दांत निकाल कर हंस रहा था। हंसता हंसता वो जोर से मारी की तारीफ करता है और फिर अपने लॉर्ड की मूर्ति के सामने झुककर वो एक बार शुक्रिया करता है उसके विशेष को एक बार फिर से पूरा करवाने के लिए। और वो मारी को बता रहा था कि ये सारी सक्सेस सिर्फ मारी की वजह से हो पाई थी। जो हेडफोन लगाकर बातें सुनकर मारी एकदम खुश हो रही थी क्योंकि शायद उसे तारीफें सुनना पसंद थी। और फादर बताता है कि मारी सच में ही डेड मैंशन की बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट होने के लायक थे। जिस पर अपने बालों से खेलते वो खुश होती बताती है नहीं ये काम तो काफी आसान था और उसने तो बस वो किया था जो उनके डायरेक्टर ने उन्हें कहा था कि वो डायरेक्टर खुश होता कह रहा था सीन आखिरकार वापस आ गया, डेड मैंशन का लेजेंड आखिरकार वापस आ गया। अरे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब तुम वापस आ सकते हो। इस ऑर्डर का वो मान लेती है और उसके एक्सप्रेशन से हम देख पाते हैं जब डायरेक्टर ने सीन के लेजेंड होने की बात की थी उन बातों से मारी काफी चिढ़ गई थी। और यहाँ पर एक तरफ हम सीन को देखते हैं रेचल के सामने के टेबल पर बैठे रेचल सीन से पूछ रही थी कि क्या उसे खाना पसंद आ रहा था। और हम देख पाते हैं कि इस वक्त रेचल इनको हो सके उतना ज्यादा चिल्ली खाना खाने को कह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि सीन को मिर्ची पसंद नहीं। और अब ये बात एक ऑर्डर होने के नाते वो इस चीज के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। और यही चीजों से तो रेचल उसे सता रही थी और ये घटिया चीजें कहकर वो भी कह रहा था आखिर सच में तुम्हारा टेस्ट इतना घटिया कैसे हो सकता है, एक पाइनएप्पल वाला पिज्जा, तुम आखिर मुझे अपने जैसी घटिया चीजें क्यों खिलवा रही हो। और उससे अपने ऑर्डर्स मानते देखकर रेचल बहुत ही खुश होती सोच रही थी। फाइनली उनके पास सीन के ऑर्डर्स वापस आ गए थे और वो सीन को ऑर्डर देती है पूरा खाना खत्म करने को, जिस पर बेचारा वो रिक्वेस्ट कर रहा था अरे यार कम से कम दूध दे दो मेरे को साथ में प्लीज, मेरे घोट जल रहे हैं, अभी अभी तुम मुझे वापस लेकर आए हो, कहीं मैं ऐसे ही ना मर जाऊं। कि तभी वहाँ पर व्हील चेयर पर एंट्री मारता आता है जोसेफ का बाप और आकर कहता है आखिरकार तुमने इस लड़के को पकड़ लिया, बताओ तुम्हें मेरी तरफ की मदद कैसी लगे। यहाँ पर शायद जोसेफ के बाप ने अपनी जान पहचान से उस प्रिंसिपल को डराया था, जिस बात पर रेचल भी बताती है कि उसकी मदद वैसे उनके काफी काम आई थी और ये जगह भी जिसमें वो रह रहे थे वो भी जोसेफ के बाप ने बुक की थी। वो बताता है कि ये जगह इस एरिया की सबसे मेगा पेंट हाउस था। उसकी तरफ देखता सीन भी कहता है उस बंदे की आवाज इतनी जानी पहचानी की लग रही है, मिस्टर मैं तुमसे कहीं मिला हूँ क्या। कि सीन की हरकतों से परेशान जोसेफ का बाप बताता है कि सच में इस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पैसे तो काफी लगे थे और उसे पकड़ने के लिए वो जितने मर्जी चाहे पैसे खर्च करने को तैयार था। कि शियोन यहाँ पर उठा उसे थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था। फिर वो उससे पूछता है मिस्टर मैं समझ गया कि आप कौन हो, आप एक कोस प्लेयर हो है ना।
याद करके बताता हूँ कि आप किसका कॉस्प्ले कर रहे हैं। कि अपने इन बातों से शियोन ने उसे और भी चिढ़ा दिया था कि तभी रेचल बीच में बोलते जोसेफ के बाप को बताती है कि उसने पहले भी उसे बता दिया था कि आज से उस बच्चे की कस्टडी उसके हाथ में थी। और ये कहते वक्त वो साफ साफ उस आदमी पर गन कर रही थी, वार्निंग के तौर पर कि यहाँ पर सीन को वो उसे नहीं लेने देगी। और वो उसे बताती है कि अगर वो आदमी यहाँ से चुपचाप चला जाएगा तो वो उसके बच्चे को हाथ तक भी नहीं लगाएंगे। और यही उनकी डील थी। सुनता उसी पल जोसेफ का बाप भी अपनी व्हील चेयर को पूरा मोड़ लेता है। वापस जाता हुआ बताता है कि बेशक उसे अपने डील याद थे, क्योंकि आखिरकार बिजनेस के बारे में वो सबसे अच्छे से जानता था। फिर पीछे मुड़ता अपने नाक से खून पहुंचता वो बताता है, बस मेरा बदला सिर्फ बस बच्चा तक ही नहीं था, बल्कि मुझे कुछ और भी लोगों को सजा देनी है। जिस बात पर रेचल उसके नजदीक से निकलती हुई बताती है कि ठीक है, जैसे उसकी मर्जी वह सब आदमी कर सकता था, जैसे मर्जी सजा दे सकता था। शियन के पास बैठकर रेचल बताती है तुम अब चाहे तो जैसे मर्जी मार सकते हो और जितना मर्जी तड़फा कर भी, क्योंकि आखिरकार बाकी मरे गए का हमारे डेड पेशेंट के साथ कोई रिश्ता थोड़ी ना है। मेरा मतलब जैसे उस बूढ़ी औरत का। और फिर वो सीन को कहते हैं कि डेड पेशेंट ने पहले ही सीन से वादा किया था कि वो उस बूढ़ी औरत को हाथ तक भी नहीं लगाएंगे। तो वैसे ही वादे के मुताबिक डेड मैंशन उस आदमी के मामले में नहीं पड़ेगा। और वो सीन से भी पूछती है कि उसने बिल्कुल सही कहा ना। ये सीन समझता हुआ कि यहाँ पर यूनो की माँ की बात हो रही थी, से गुस्से से कहता है रेचल तुम्हारा इस बात का मतलब क्या था? क्या तुम सच में यूनो की माँ की बात कर रही हो? यहाँ पर हम एक तरफ आंटी की तरफ देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में कुछ सब्जियां काट रही थी कि तभी उनकी दुकान पर एक कस्टमर आता है, एक डिश को ऑर्डर करता है और साथ ही कुछ फ्राइड स्नैक्स भी जो बनाने के लिए आंटी तैयार हो जाती है। और साथ ही साथ काम करते करते आंटी को शियोन की याद आ रही थी कि कैसे वो भी बिल्कुल इसी डिश को एकदम स्वाद से खाता था और खुश होकर उनसे बातें करता था। और वो साथ ही ये भी याद करती है कि कैसे प्रिंसिपल ने बताया था कि एक्चुअली में शियोन ही इन पुलिस का लीडर था। तो इसलिए परेशान हुई आंटी अपने आप को मनाने की कोशिश करती है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि वो बच्चा ही बहुत ही गलत था। और उसके बेटे हियोनो की भी सारी हालात उसी ने की थी कि क्योंकि आंटी का ध्यान भटका हुआ था कि वो गलती से अपनी उंगली में ही चाकू मारकर उसे हल्का सा काट देती है। और उनके छोटे और तेज जख्म से उनके हाथ से काफी खून बहने लगा था। कस्टमर भी बीच में आता आंटी से पूछता है मैम आप ठीक तो है ना? आपका बहुत ही सारा खून बह रहा है। आंटी अपने आप को संभालती है और काफी सारी बातों को एक ही साथ में सोचने के साथ साथ वो काफी इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि आंटी के पीछे खड़ा वो कस्टमर आंटी के धीरे धीरे करीब बढ़ा था। उसने अपने हाथ में एक तेज चाकू पकड़ रखा था, यानी वो एक शासन भेजा गया था आंटी को मारने के लिए। और वो फटाफट आंटी पर हमला करने के लिए बढ़ता ही है कि उसी पल आंटी को फटाफट एक कॉल आती है, जिसे उठाकर जब वो बात करती है तो वो कॉल आई थी हॉस्पिटल से। और तभी आंटी को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज बताई जाती है। फटाफट उठती वहां से भागने लगती है और उस आदमी के बाहर से बच जाती है। जाने से पहले उसे ये भी बताकर जाती है कि वो आदमी जितना मर्जी उतना फ्री में खा सकता था और वो उससे पैसे नहीं लेगी क्योंकि उससे बहुत ही जरूरी काम आ गया था। और हॉस्पिटल भागते ही उनके मन में बस एक ही ख्याल था कि आखिरकार उनका बच्चा जाग चुका था। ह्यूनो को वापस होश आ गई थी। यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ हम देखते हैं कि ह्यूनो को वापस होश आ गई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे कि वो बोल तो पा रहा था ना और अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा। और वो ये भी टेस्ट कर रहे थे कि कहीं उससे अपनी यादाश्तें तो नहीं खो रही। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या ह्यूनो को पता है कि वह इस वक्त कहाँ पर है। जो इस बात पर लेटा ह्यूनो बताता है कि उसे अपने बेहोश होने से पहले का हर एक सीन काफी अच्छे से याद है। वो बेवजह गुस्सा होकर अपनी माँ पर चिल्लाया था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि ये उसकी गलती थी और उससे माफी तक भी मांगी थी, और असलियत में गलती यहाँ पर उसकी थी और इसलिए वो अपनी माँ से माफी मांगना चाहता था। और एकदम इमोशनल रोता हुआ ह्यूनो बताता है मॉम कहाँ पर है, आखिर मॉम कहाँ पर है ना? मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं जल्दी यहाँ पर भेजो। और तभी आंटी भी भागते हुए वहाँ पर पहुँच गई थी और वो फटाफट वहाँ पर आती ह्यूनो को देखती है। और सभी डॉक्टर्स भी नोटिस करते हैं कि आंटी के हाथ से खून बह रहा था और वो फिर भी बिना मरहम पट्टी किए वहाँ पर भागती हुई आई थी। और ह्यूनो भी अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता, उनसे माफी मांगता है और बताता है कि ये सारी उसकी गलती थी। उसे अपनी माँ से कभी भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे इतना अकड़ू नहीं बनना चाहिए था, उसे उन पर बेमतलब का गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जो चीजें देखती आंटी भी एकदम इमोशनल होकर रोने लगती है। उम्मीद में कि आखिरकार फिर से उनका परिवार एक बार फिर से खुशी हो सकता था, क्योंकि बस उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में यही तो चाहिए था, अपने बच्चे को सही हालात में देखना। गेट के बाहर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे आंटी को मारने के लिए भेजा गया था और वो जोसेफ के बाप को बताता है कि वो माँ बेटी दोनों ही यहीं पर थे, क्या उसे मौका मिलने पर उन दोनों को साथ में टपका देना चाहिए। जिस बात पर वो आराम में उस आदमी को रोकने का ऑर्डर देता है, बताता है कि प्लान में कुछ बदलाव आए हैं और उसके पास करने का कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। यहाँ पर रेचल की तरफ हम एक्चुअली में देखते हैं
रेचल पर हमला कर दिया गया था और वो अपने हाथ में गन को पकड़ी एकदम गुस्से तरीके से उस पर चिल्लाती है, हराम खोरों के पिल्लो, आखिर 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीन को मुझसे छीनने के। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोसेफ के बाप ने अपने काफी सारे आदमी को बुलवाकर सीन को पकड़ लिया था और यहाँ पर सीन भी कुछ भी नहीं कर सकता था उसे बिना दिए गए ऑर्डर्स के। यहाँ पर सीन की बिल्कुल तरफ बढ़ता वो आदमी कॉल में अपने उस बंदे को ऑर्डर देता है कि वो माँ बेटे को दोनों को पर्सनली हैंडल करना चाहता है। ये उसके पास एक कमाल का प्लान था, उन दोनों को ही इस बच्चे की आंखों के सामने मारना ताकि वो सीन को और भी इमोशनली दर्द दे पाए, लोगों को मारकर जिनकी वो रक्षा करना चाहता था। और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाना चाहता है जब रेचल गई थी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में और अब वो वहाँ पर अपने साथी जिनको लेकर आए थे वहाँ पर उससे बात करने के लिए। कॉफी और दूध सब करके वहाँ पर सेराशिन आती है और उसे इतना लेट आता देखकर रेचल उससे पूछती है कि आखिर उसने इतना टाइम कहाँ पर लगा दिया। इस बात पर सरब बताती है रेचल ने मुश्किलें इतनी खड़ी की थी पहले मार्केट में बिंगो कंस्ट्रक्शन के एचक्यू में, क्योंकि यूजिन अभी छोटा बच्चा था इसलिए वो उसे कॉफी नहीं बल्कि हॉट शो को देती है। रेचल यहाँ पर उसे बताती है इस व्हाइट टाइगर सेंटर की जॉब थी कि इस गंद को बाद में संभालना, अभी तो वो उन लोगों को इतना पैसा दे रहे थे, यहाँ पर उन्हें हो सके उतना प्रोफेशनली बनना होगा। जिस बात पर सारा उसे कहती है कि इतना सारा फालतू का गंद डालना बिना समझे कि बाद में उसे संभालना कितना मुश्किल हो सकता है, वो चीज प्रोफेशनल नहीं बल्कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल होती है। पर ये बात कहने के बाद उसे बस एक मजाक से बनाकर हंसने लगती है। यूजिन यहाँ पर देख ही रहा था सच में भाई औरतों की लड़ाइयाँ बहुत ही खतरनाक होती है, खासकर उनके ताने। जैसे उस बेचारे को लग रहा था उसका आज घर ही रहना ज्यादा बेहतर होता। फिर सरब बताती है कि उसने रिपोर्ट्स को देखकर बाकी सब चीजें देखी थी और साथ ही साथ उसे ये भी याद आता है कि बिंगो कंस्ट्रक्शन ने बताया था उन्हें मदद के तौर पर कोई भी पैसों का भुगतान नहीं चाहिए था। इस बात पर सारा पूछती है कि आखिर रेचल ने ये कैसे किया। कॉफी पीती रेचल बताती है कि उन दोनों को ही इस चीज से कुछ निकालना था और मतलबों को बस पूरा करने के लिए उन्होंने एक दूसरे की मदद की और ऐसे ही प्रोफेशनल लोगों का काम होता है। तभी कॉफी चखने के बाद उससे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और यहाँ पर सारा उसे बताती है कि फिर बिंगो कंस्ट्रक्शन ने बाद में अगर कोई भी गन मचाया तो उन लोगों का इस चीज में कोई भी रिश्ता नहीं होगा क्योंकि ये कोई प्रॉपर कॉन्टेक्ट नहीं था। साथ ही साथ वो रेचल को भी पहले से ध्यान रखने को कहती है कि अगर रेचल एक प्रोफेशनल है तो उसे इतना पता होना चाहिए प्रोफेशनल्स होने के नाते तुम जिन लोगों से डील कर रहे हो वो भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हैं, ना कि कोई मवारी गुंडे। क्या यहाँ पर रेचल को सच में बिंगो कंस्ट्रक्शन पर इतनी आसानी से यकीन था? सच सारा का मानना था कि क्या वो लोग सच में बिना अपने कुछ फायदे के एक यकीन लायक बिजनेस पार्टनर बनने के लायक थे। खैर फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एक्चुअल में रेचल पर हमला करवा दिया गया था। शियन को वहाँ से किडनैप कर ले जाया गया था। इस बात से रेचल एकदम गुस्से में चिल्लाती है इन हरामी लोगों की हिम्मत हुई उसके सीन को चोरी करने की, जिसके लिए वो उन लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाली। और खैर यहाँ पर एक जगह पर किडनैप होने के बाद शियन को एक जगह पर ले जाया जाता है और उसे देखता हुआ वो आदमी कह रहा था कि सच में ये बात काफी हैरानी की है कि वो लड़का जिसने उनके अंदर आकर सब कुछ अकेले ने बर्बाद कर दिया था बिना ऑर्डर्स के एकदम निकम्मा था। और फिर उसके करीब आता उसके बाल पकड़ता वो कहता है तो तुम डर्ड मैंशन के अंदर हो और बना उनके ऑर्डर दिए गए हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सच में ये बात काफी हैरानी की है, कहीं ये किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग तो नहीं। जगदम में फिर से अपनी पूरी चेयर घुमाता हुआ वो आदमी एकदम मुस्कुराता कहता है कि उसे एक बहुत ही मजेदार आइडिया आया था और फिर वो सेन को इमेजिन करने को कहता है कि यहाँ पर वो उसे खरीदेगा और फिर उसे ऑर्डर देगा उस स्नैक शॉप की ओल्ड लेडी को खुद मारने का और ऑर्डर्स के अंदर आकर शियोन को भी ये काम करना ही पड़ेगा। और उसका डरा हुआ एक्सप्रेशन देखकर वो एकदम ही खुश हो जाता है और फिर हंसता हुआ शियोन को बताता है सच में ये चीज देखने में तो काफी मजा आएगा। अगर शियोन अभी से ही ऐसा एक्सप्रेशन बनाने लगा तो वो बात का मजा कब लेगा जब असली खेल को शुरू करेगा। और जल्दी जब उस औरत और उसके बच्चे को यहाँ पर ले आया जाएगा उन्हें तरफा कर मारने का मजा उसे अलग ही आने वाला था। पर यहाँ पर शियोन के पास कोई भी चारा नहीं होगा बस चुपचाप उस नजारे को देखने के अलावा, क्योंकि खैर वो ऑर्डर्स के बगैर कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि वो बस आराम से बैठकर होने वाले शो को एंजॉय करे जब तक उसकी बारी नहीं आती। शियोन का गुस्से भरा चेहरा देखकर जोसेफ का बाप एक और बार उसे बताता है अच्छा मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मैं बच गया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और खैर यहाँ पर फिर हम एक तरफ का हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर यून अपनी माँ से पूछता है कि क्या उनके हाथ में वो कट के खुद से लगा था। उसके लिए सेव काटती आंटी बताती है ये बस आम सा छोटा मोटा कट था, उनका ध्यान ना होने की वजह से लग गया था और यूनो को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। इस बात पर उठता बैठता यूनो बताता है मॉम हमेशा यही कहती है और उन्हें हर एक बात को छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए वो जाकर बैंडेजेस लाना चाहता था। और आंटी यूनो को उठने को नहीं कहती क्योंकि बेशक अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। जिस बात पर यूनो बताता है कि डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि अब यूनो थोड़ा
थोड़ा बहुत चल फिर सकता है, जिस बात पर आंटी बताती है कि ज्यादा चिंता की बात नहीं थी कि वो खुद जाकर बैंडेज ले आएंगे, इसलिए बस हीरो को यहीं पर बैठना था। कि आंटी जब बाहर जाकर देखती है तो उनके कमरे के अलावा बाहर की सारी लाइट से बंद थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इधर उधर घूमने के बावजूद भी एक वहाँ पर कोई भी नर्स या फिर कोई भी डॉक्टर नहीं दिखता। कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर अचानक ही सभी के सभी लोग कहाँ पर चले गए। इनके पीछे हम देखते हैं एक गार्ड को, जो कि आसानी से आंटी के सर पर एक वार कर बेहोश कर देता है। और यहाँ पर एक्चुअली में वही गार्ड था जिसका शियोन ने पिछली बार हाथ तोड़ा था। हॉस्पिटल में शियोन को भी पकड़ कर ले आया जाता है। इसके सामने ही आंटी को बेहोश कर वो गार्ड मुस्कुराता बताता है आंटी को जाकर कार में रखने का, और वो भी सच में ये देखकर काफी मजे लेता है कि शियोन यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा था, जबकि पिछली बार उसने सबकी ऐसी तैसी कर दी थी। कि फिर तभी हियोनो का जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता तो है कि शायद उसकी माँ वापस आ गई थी, और उसके सामने था व्हील चेयर पर बैठा जोसेफ का बाप, जो उसकी तरफ बढ़ता था, अपने नाक का खून पहुंचता कहता है कि आखिरकार वो उस बच्चे से मिल ही गया जिसकी जोसेफ ने बुरी हालत की थी। कि एकदम कंफ्यूज और घबराया हियोनो से पूछता है आखिर वो आदमी कौन था। तभी वहाँ पर कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो बताता है कि वो जोसेफ का बाप था। फिर उसके पैर के प्लास्टर की तरफ देखता, उसे छूता हुआ वो कहता है लगता है कि जोसेफ ने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। सच में ये बात काफी पछतावा करने वाली है कि तुम्हें ये चोटें कितनी तकलीफ देती होंगे। तभी तो मैंने उसे बताया था कि काम में लगन हमेशा जरूरी होती है, कि उसने कम्मा ने तुझे आधा जिंदा छोड़ दिया और अब उसके बदले का काम हमें करना पड़ा है। तभी यहाँ पर बाहरी पास की बिल्डिंग पे हम देखते हैं चिल्को, जिसने अपने हाथ में एक हुक गन पकड़ रखी थी और हॉस्पिटल की विंडो पर निशाना लगाती वो कहती है कि सच में इस बार तो उसे मानना ही पड़ेगा कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाली लड़की इस बार बिल्कुल सच ही कह रही थी कि उसे इन हरामियों पर यकीन बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहिए था। तभी फिर वो हुक के सहारे सीधा ही विंडो की तरफ जाती है, एक तेज लात मारकर खिड़की को तोड़ती हुई सीधा हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मारती आती है और आते ही चिल्लाती हुई कहती है इस सच में हम थर्ड ग्रेड गुंडों की हरकत हुई थी, उसके सीन को किडनैप करने की और साथ ही साथ डेड मैशन को धोखा देने की। जो सब ये देखकर कि वह सच में आ गई थी, अपने प्लान को आगे बढ़ाने कहता है। यहाँ पर रेचल काफी आसानी से अपने हाथ में पकड़े गए छोटे से डैगर से फटाफट सभी का चीर फाड़ कर रही थी कि तभी पीछे से एक आदमी आकर रेचल को कसकर पकड़ लेता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। फाइनली उसने उस आफत को पकड़ लिया। यही पर पागल मुस्कुराती हुई रेचल उसके सर को फोड़ डालती है और उस आदमी को पकड़कर सीधा दूर पटक कर फेंक देती है और कईयों को तो उड़ा उड़ा कर खिड़की के बाहर फेंक देती है। कि यहाँ पर एक गार्ड फटाफट हियोनो को उठाता है। जोसेफ का बाप भी प्लान के द्वारा वहाँ से फटाफट भागने लगता है कि उसके साथ साथ आदमियों को काटती हुई रेचल भी उसके पीछे आ रही थी। उसे भागते देखते पीछे चिल्लाती उसे कहती है क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, तुमसे एक बार और पूछूंगे राम के पिल्लो आखिर सीन कहाँ पर है। यहाँ पर यही जोसेफ का प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसका पहले सीन ने हाथ तोड़ा था रेचल को बताता है कि वह कब से उसी का इंतजार कर रहा था। उसके स्वागत के लिए उसने कुछ मेहमान भी तैयार किए थे। तभी आसपास के हॉस्पिटल के सारे दरवाजे जब खुलते हैं वहाँ से काफी सारे और गुंडे निकलते आते हैं। इन सभी के सभी ने अपने हाथ में कुल्हाड़ियां या फिर कोई ना कोई हथियार पकड़ रखा था और यहाँ पर रेचल ने बस एक नाखून जितना छोटा सा डैगर पकड़ रखा था। और आई डोंट इवन नो कि अगर उसे डैगर कह सकते हैं या नहीं, आपको पता है कि क्या कहते हैं उसे कमेंट में बताना। यहाँ पर रेचल देखती कि वो चारों तरफ से घेर चुकी थी। लोगों से पूछती है कि कहीं वो लोग एक्चुअली में कॉकरोचेस तो नहीं थे जो वो हर जगह पर गन फैला रहे थे। यहाँ पर तभी एक गुंडा जिसने अपने हाथ में चेनसो पकड़ रखे थे उसे रेचल पर हमला करने के लिए चालू करता है और चेनसो जैसा खतरनाक हथियार देखकर वो भी अपना एक हाथ ऊपर खड़ा करती बताती है कि किसे पता था कि वो लोग इतने खतरनाक हथियार अपने साथ लेकर आएंगे। पर यहाँ पर उसने अपने हाथ हार मारने के लिए खड़े नहीं किए थे, बल्कि फिर वो उन्हें अपने आगे का सामान दिखाती है। मेरा मतलब अपने हथियारों से था, मेरा मतलब उसके वेपन से। उसने यूजी और हर तरह की गन्स वगैरह ले रखी थी। तभी वो उन सभी लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और हर एक गुंडे को फटाफट मारने लगती है। और सभी लोग अब देख ही पाते हैं कि उनके सच में औरत के नाम पर एक बाबली चुड़ैल खड़ी थी। जो भी कह लो, रेचल दिखती तो कमाल की है। तभी वहाँ पर पास से पकड़े सीन को भी लाया जाता है और वो गार्ड रेचल को बताता है लगता है कि तुम्हें बंदूकों के साथ खेलने का बहुत ही मजा आता, तो मेरी बंदूक से खेलने का क्या ख्याल है। फिर वो उसकी तरफ अपना प्लास्टर वाला हाथ काटा है। फिर तभी एक बुलेट शूट होकर रेचल के थाई पर लगती है। फिर जब रेचल गुस्से से उसकी तरफ देखती है तो वो पाते हैं कि उस आदमी ने प्लास्टर के नीचे एक गन पकड़ रखी थी और उसे शूट करने के बाद एकदम खुशी से वो कहता है हराम खा औरत, इस बार तो प्लास्टर की वजह से थोड़ा निशाना बिगड़ गया और अगला निशाना सीधा तेरे सर पर लगेगा। जो बात सुनकर अपने मुंह पर बंधी उस सोकर रस्सी को उतारता शियोन उससे पूछता है कि क्या उस आदमी का मतलब था कि वो रेचल को मारने वाला था। तभी शियोन उन दोनों आदमियों से अपना हाथ छुड़ाता हुआ फटाफट आकर एक जोर का मुक्का उस गार्ड के मुंह पर दे मारता है। इस बार उसके हाथ के बजाय उसका जबड़ा पूरा हिला डालता है। वो सिक्योरिटी गार्ड हैरान होकर चिल्लाता है कि आखिर शियोन ने ऐसा कैसे किया जबकि उसका कोई भी पीरियड नहीं था और उसे किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया था। जिस बात पर शियोन बताता है कि कहीं वो लोग बोल तो नहीं गए, वो इस वक्त डेड मैंशन के अंदर था और उन लोगों ने इस वक्त उसके सामने डेड मैंशन के ट्रेनर को मारने की धमकी दी थी और उसके साथ साथ उस पर शूट भी किया था जो कि थर्ड प्रिंसिपल के अंडर था। उस वक्त थर्ड प्रिंसिपल के मुताबिक वो उन सभी लोगों को
डेड मैशन के लिए खतरा जाहिर करता था, इसलिए वो अपनी सिचुएशन को ब्रेक थ्रू करेगा, उन सभी गार्ड्स का सामना करेगा और वो सभी गार्ड्स देख पाते हैं पहले जो उन सभी को एक आम सा लौंडा लग रहा था उसकी नजर इस वक्त एकदम सीरियस थी। आखिरकार वो डेड मैशन का मल्टीपर्पस वेपन जो था कि तभी शियोन के पीछे से एक आदमी उस पर फटाफट हमला करता है, उम्मीद में कि ये बस एक फुर्तीला सा बच्चा था जो उनकी ग्रिप से छूट गया। तभी सीन उसका हाथ कसकर पकड़कर एक जोर का मुक्का उसके जबड़े पर दे मारता है। काम सा मुक्का खाकर इसके पूरे दांत हिल गए थे, जिस पर शियोन उसे सताता कहता है कि क्या इतना बड़ा बुढ़ा बंदा होने के बावजूद भी वो बच्चों जैसे बस एक दांत तोड़वाने के बाद चिल्ला रहा था। फिर अगला एक जोर का मुक्का उसके सर पर दे मारकर उस आदमी को जमीन में धंस देता है और यहाँ पर रेचल भी गन से निशाने लगाती हुई न सभी दुश्मनों की फटाफट बाट लगा रही थी। साथ ही साथ वो सोच रही थी कि सीन के पास इस वक्त कोई भी पेरेंट नहीं था, उसे बचाने के लिए यहाँ पर किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया था। तो रेचल को एक लौती वजह जिस चीज के लिए सीन लड़ रहा था लगती है कि वो यहाँ पर सिर्फ के सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि वो उसे घायल नहीं देखना चाहता था। इससे रेचल मन ही मन बहुत ही खुश हो जाती है कि सच में ही सीन उसकी काफी परवाह करता था ना। असली वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि पर यहाँ पर शियोन की तरफ जितने गार्ड्स आ रहे थे एक मौके से आसानी से पिट रहे थे, फिर वो जितने बड़े हो सके उतने बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। वो थोड़ा दूर से ही डैमेज ना खाए उसे घायल कर पाए और उनके हमलों को ब्लॉक और डोज करता हुआ शियोन भी अपने आसपास देख रहा था कि शायद उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको एक अच्छे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर पाए। अभी वो पलटबाजी मारकर आगे की तरफ भागने लगता है तो गार्ड्स को लगता है कि शायद वो उनसे डर गया था। वो भी उसके पीछे पीछे भागते हुए तभी सीधा एक बंदे की आंख में इंजेक्शन जाकर लगता है। अपनी आंख फुटाने के बाद वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर फिर हम शियोन के हाथ में देखते हैं इसने काफी सारे इंजेक्शन पकड़ रखे थे। वो उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला था। उन्हें पहले धमकाते कहता है भाई कोरोना की वैक्सीन कौन कौन लेना चाहेगा। वैसे ही वो सभी को वैक्सीनेट करना शुरू कर देता है और सभी के शरीर पर कहीं न कहीं जाकर वो इंजेक्शन लग जाते हैं। सभी को पता ही है कि कितना दर्द करते हैं और फिर वो फटाफट पहले उन बंदों को जाकर पीटता है। पहले ज्यादा बकवास कर रहे थे तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाता हुआ सभी को रास्ते से पीछे हटने को कह रहा था। जब सीन पीछे मुड़कर देखता है तो उस आदमी ने अपने हाथ में चेनसॉ पकड़ रखे थे। वो उसे साफ साफ धमका रहा था कि अब वो सीन को बीच में से काटने वाला था। वैसे वो चेनसॉ लेकर उसके पीछे पीछे भागने लगता है और शियोन भी फटाफट बचाव के लिए उससे दूर भाग रहा था। भागता भागता वो चिल्ला रहा था पागल हो गया, कोई और हथियार लेगा। चेनसॉ कुछ ज्यादा नहीं हो गई कि जब फिर वो आदमी भागते भागते उसके पास आता है। उनको एक स्टोलर मिला था पर पेशेंट्स को लेटाकर ले जाया जाता था। वो सीधा स्टोलर को उस आदमी की तरफ धकेल कर का बैलेंस बिगाड़ कर उसे उसके ऊपर ही गिरवा देता है। वो बाल बिल्कुल उसके सर के नजदीक से चेनसॉ निकलते हुए बचा था, वरना अभी उसका सर बीच में से तरबूज जैसे कट गया होता। तभी फटाफट मौका देखकर शियोन उस आदमी को उसके ऊपर ही बांध देता है और अब चेनसॉ भी आगे ही आदमी के हाथ में लॉक हो चुकी थी। फिर उस स्टोलर को पकड़कर उस आदमी को उसके साथियों की तरफ ले जाने लगता है। फटाफट स्टोलर को तेज चलाता हुआ वो उसे उनकी तरफ घसीट देता है। वो आदमी भी डरा हुआ चिल्ला रहा था क्योंकि ऐसे तो वो खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मार डालेगा। वैसे ही कुछ पलों की तबाही के बाद हम देखते हैं कि उस आदमी की हालत पड़ी पड़ी थी और उसके शरीर पर हर जगह पर बस खून ही खून लगा था। वो तबाही मचाने के बाद आसपास के बंद को ढेरी करने के बाद का इंजेक्शन लेकर उस बंधे हुए आदमी को धमकाता पूछता है टकलो अंकल, प्यार से बोलूंगा जाग जाओ क्योंकि मेरे पास तुमसे पूछने के लिए थे ढेरों क्वेश्चंस है। मुझे सबसे पहले बताओ कि ह्यून और उसकी माँ को कहाँ पर ले जाया गया है। पीछे से रेचल की आवाज आती है जो उससे पूछती है कि क्या सीन ने भी अपनी तरफ का मामला संभाल लिया था। बात पर हाँ करता मुस्कुरा था। वो रेचल को बताता है यहाँ बखूदी तो बहुत है पर उसने ज्यादा करके अंडा कड़ी बना दी थी। पर वो रेचल को बताता है अब उन्हें बाकी लोगों के पीछे जाना था और उनकी भी बिल्कुल ऐसी तैसी करनी थी कि जिस बात पर रेचल उसे पूछती है फिर अब उन्हें उन लोगों के पीछे जाने की क्या ही जरूरत है। और फिर अपने वेपन्स को संभालते रेचल सीन को बताती है कि यहाँ पर शायद सीन ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि यहाँ पर हो रही लड़ाई वो उस आंटी को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये डबल डीलिंग वाले लोगों ने उन्हें धोखा देकर सीन को किडनैप कर लिया था क्योंकि डेड मैंशन की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर रेचल ने सिर्फ लड़ाई की थी इनको वापस कलेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ वो सीन से पूछती है पहले मुझे बताओ तुमने बिना ऑर्डर्स के लड़ाई शुरू सिर्फ के सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए की थी ना। इसकी वजह से अब तुमने और मैंने मिलकर दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है। तो यहाँ पर ये खेल खत्म होता है और अब हमारी वापस घर जाने की बारी है। भी सीन एक बैंडेज पकड़कर रेचल की तरफ बढ़ता हुआ बताता है कि शायद यहाँ पर रेचल को ही कुछ गलतफहमी हो गई थी और फिर झुक कर वो रेचल को बताता है यहाँ पर वो जो भी कर रहा था और करना चाहता था वो सब कुछ सिर्फ रेचल के लिए था। बात पर रेचल थोड़ी कंफ्यूज होती है कि सीन का इस बात से क्या मतलब था। फिर पट्टी खोलता वो बताता है इसके पहले तुमने कहा मैंने यहाँ पर जो भी किया वो सिर्फ का सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने के लिए किया था और किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर कंफ्यूज रेचल पूछती है क्या सीन इस वक्त सच में सच कह रहा था कि उसने सब कुछ उसी के लिए किया था कि उसकी चोट लगी थाई पर पट्टी बांधा। उसे बताता है कि उन हराम को लोगों की हिम्मत हुई थी उनकी हेड मिस्ट्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ऑफेंस को वो बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाला था। रेचल तुम्हें नहीं लगता मैं इन जैसे खतरनाक दरिंदों को भागने नहीं देना चाहिए। बाद में कभी भी कुछ करने की तैयारी में हो सकते हैं। इससे अच्छा हमें खुद उन्हें पकड़कर सभी को ही तबाह कर डाल देना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए जिससे हराम खोरों को पता चलेगा कि डेड मैंशन से पंगा लेने वालों का क्या हल किया जाता है। तो सुनकर रेचल बहुत ही ज्यादा खुश हो
जाती है। सच में सीन का दिल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। शर्माता वो उसे कहता है कि यही जो उसने बताया वो सब कुछ सच था, चलिए अब उन्हें फटाफट बाहर से चलना चाहिए। रेचल तो यहाँ पर खुश होती सोच रही थी। ये सीन सच में ही सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था, उसका सबसे ज्यादा स्पेशल। और मन ही मन शियोन यहाँ पर खुद सोच रहा था रेचल इस बात से भड़क जाएगी, मैंने बातें थोड़ी बड़ा चढ़का कर तो की है और शायद ये वो मान जाए। और फिर वहाँ से आगे बढ़ता वो रेचल को मोटिवेट करता है फटाफट जाकर उन सभी को ही तबाह कर डालने के लिए। और यहाँ पर एक तरह आंटी को एक जगह पर ले जाया गया था। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो अपने सामने पहला दृश्य एक घटिया देखती है। सबका बाप अपनी भद्दी शक्ल लेकर आंटी को घूर रहा था और उसे देखकर आंटी भी डर कर चिल्लाती पूछती है क्या आखिर वो दरिंदा कौन था जिसका चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। और वो अपने घबराई आसपास देखती पूछती है आखिर वो इस वक्त कहाँ पर थी, उसे हॉस्पिटल से कहाँ पर ले जाया गया था। जिस बात पर जोसेफ का बाप बताता है कि उनके पास पहले शांति से बात करने का वक्त नहीं था, इसलिए तो उसे जबरदस्ती ले जाया गया। और जब आंटी आसपास ध्यान से देखती है तो वो जगह एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि एक क्लासरूम था ह्यूना के स्कूल का और उसी का क्लासरूम। इस पर जिस डेस्क पर आंटी को बिठाया गया था सीट भी क्लास में ह्यूना की ही थी। आंटी सीट को ध्यान से देखती है तो पर बने के चरित्रों से साफ साफ दिख रहा था कि ह्यूना को स्कूल में कितना ज्यादा बुली किया गया था। उसकी डेस्क पर बस उसकी बेइज्जती की कर रखी थी। और खैर आंटी जोसेफ के बाप से पूछती है कि आखिर वो कौन था और उसे वो ये चीजें क्यों दिखा रहा था। कि फिर वो अपनी पट्टियां उतारता आंटी को अपना चेहरा दिखाता है जो कि आधा पूरा का पूरा खराब हो चुका था। फिर वो आंटी को बताता है कि वो जोसेफ का बेटा था जो उनसे दूसरी बार मिल रहा था। साथ ही फिर वो आंटी को बताता है कि चेहरे की ये सारी बुरी हालत हुई थी कि सिर्फ उस हरामखोर शैतान पाक शियोन की वजह से। आंटी को भड़काने लगता वो उसे समझाता है और उसका बेटा भी पाक शियोन के विक्टिम बने थे, उसकी वजह से इन घटनाओं में इन्वॉल्व हो गए थे। सभी को ही राक्षस बनाने वाला सिर्फ का सिर्फ वही एक लड़का था। बात पर आंटी से पूछती है क्या उसका मतलब था कि सब कुछ शियोन ने करवाया था। बात पर दर्द की एक्टिंग करता हुआ वो कामता हुआ बताता है यहाँ उसी हरामखोर बच्चे ने ह्यूनो की भी यही हालत की थी और एक्चुअली में जोसेफ भी उसे सिर्फ के सिर्फ शियोन के ऑर्डर्स पर ही बुली करता था। अंततः बाद में सिर्फ नाम लगा तो सिर्फ के सिर्फ उसके बच्चे का। फिर वो आंटी को ये भी बताता है पर अब सारा का सारा सच बाहर आ चुका था। सभी क्लास के बच्चों तक को भी पता चल गया था पाक शियोन कितना बड़ा गुंडा मवारी था। तो आंटी को भी अब पिछली दिखाई गई पिक्चर्स पर यकीन होने लगता है। भटकाता हुआ वो आंटी को और बातें बताता है। वो बिल्कुल अनजान थे कि उनके बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा था और उसकी वजह से उसके बच्चे को भी नरक झेलना पड़ा। नहीं करता हुआ वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है। फिर दर्द में आंटी को बताता है कि वो इस चीज का बदला लेकर रहेगा क्योंकि अपने दर्द का भुगतान करने का यही सिर्फ एक लौता तरीका था क्योंकि आखिरकार वो अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। साथ ही साथ ह्यूनो जैसे एकदम शरीफ बच्चे की भी। इस बात पर फिर आंटी उसे उठने का सहारा देती बताती है कि उन्हें इस चीज की बोर्ड पर कंप्लेन करनी चाहिए, उन्हें लीगल एक्शन लेने को कहना चाहिए। इस बात पर वो बताता है ये चीजें करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये स्कूल उनकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि सामने की ये खिड़की से ह्यूनो को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया था। फिर भी स्कूल में आकर किसी ने कुछ किया था नहीं, इसलिए वो आंटी को बताता है बदला लेने के लिए उन्हें उस बच्चे को खुद के खुद संभालना होगा क्योंकि न जाने फिर वो कितने और मासूम बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर देगा। तरफ शियोन की तरफ हम देखते हैं वो तो बिल्कुल तैयार हो चुका था। उसके साथ ही साथ डेड मैंशन की बाकी गैंग भी रेचल मारिये और यूजिन भी पर अपनी जेब से एक तीखा खंजर निकालता हुआ वो उसे आंटी को पकड़ाता हुआ बताता है अब सारी की सारी उम्मीद सिर्फ के सिर्फ उन पर थी अपने बच्चों की रक्षा करने की कि अभी तो आंटी का बच्चा ह्यूनो भी चाहता था और वो नहीं चाहेंगे कि शियोन उसे नुकसान पहुंचाए। पर हम एक तरफ अपने चर्च में फादर को देखते हैं। रेचल द्वारा भेजी गई सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली थी। वो पढ़ने के बाद उसे पता चलता है बेंगलुरु कंस्ट्रक्शन की हिम्मत हुई थी इनको किडनैप करने की। तो सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। हमसे बड़ा बैकग्राउंड वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मत की थी डेड मैंशन से पंगा लेने की जिस चीज से वो भी उन्हें सबक सिखाना चाहता था। पर कॉल पर वो रेचल को बताता है ये एक ऑर्डर था जिन निकम्मे बेवकूफों ने हिम्मत की थी औकात के पार जाकर डेड मैंशन से पंगा लेने की। इस चीज का भुगतान चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सारे डेड मैंशन के लोग साथ में इकट्ठा होकर स्कूल में चुके थे। रेचल, मैरी और यूजिन भी। और डायरेक्टर सीन को बताता है कि उसके वापस आने के बाद उसका पहला मिशन होगा। यही मौका था कि सीन को सभी को अपनी स्किल्स को दिखाने का। उसे मास्टरपीस क्यों कहा जाता है ये ऑर्डर सुनकर उन्हें उस गुंडों के कल्ट को पूरा का पूरा बर्बाद कर डालना है। रेचल के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है जैसे साफ पता चल रहा था वो उन्हें लोगों के कर्मों का फल उन्हें जल्द से जल्द देना चाहती थी। तभी शियोन रेचल को बुलाता कान की तरफ इशारा करता उसे बताता है रेचल मेरे ख्याल से ना एयर पीस भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा कि डायरेक्टर तुमसे क्या कह रहे हैं। और बाकियों का रिएक्शन एकदम ही चिड़ा हुआ था। उन लोगों का भी इतनी कमाल की स्पीच सुनने को मिली थी। यहाँ पर इस बंदे को कुछ पता ही नहीं था। शियोन उनसे पूछा क्या उसे हेडफोन्स का एक और पीस मिल सकता था। इस बात पर मैरी चिढ़ जाती है कि ये कोई फालतू के खिलौने नहीं थे जो उनके पास से एक्स्ट्रा होंगे। अब वो उससे बेइज्जत करने लगते हैं। इस सीन सच में बच्चों और बेवकूफों जैसी हरकतें क्यों कर रहा था। मैरी तो ये भी बताती है सच में ये बात बहुत ही शर्मनाक थी। जैसे बंदे को डेड मैंशन का लेजेंड कहा जाता था और यूजिन उसकी
अलग बेइज्जती करता है। इस बात पे वो माफी मांगता है। खिड़की से बाहर देखकर बताता है कि क्या इन हरामी लोगों ने सच में उसके स्कूल में एक डेरा बना रखा था। बात पर मैरी हाँ करती बताती है उसने ट्रैफिक कैमरास को चेक कर बात को पूरी अच्छी तरह से कंफर्म किया था। जो शियोन कहता है फिर ठीक है, इसका मतलब है कि हियोना और उसकी माँ भी यहीं पर होंगे। वो सुनकर रेचल उसे घूरने लगती है। आईने में उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाती है यहाँ पर सीन किस तरह की चीजों के बारे में सोच रहा था, पर उसे आवाज देती है। वो उसे एक और बार याद दिलाती है यहाँ पर उनके आने का ओरिजिनल गोल था उनके दुश्मनों को खत्म करने का। तो यहाँ पर बात होगा कि सीन कोई फालतू हरकतें करने की कोशिश ना ही करे। इस बात पर मौका कसता वो भी बताता है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज करने वाला है, जो भी उसके सामने आता है वो बस उसे तबाह करने वाला है। यहाँ पर फिर एक तरफ हम देखते हैं उन्हें कैमरा द्वारा कुछ मर्कनरीज देख रहे थे। वैसे एक जिसका नाम डिमेट्री था डेड मैंशन की टोली को देखता कहता है जापान है, थोड़ा शक तो था पर अब देखने से मुझे यकीन आ चुका है हमारा इस बार का टारगेट डेड मैंशन ही है और उन्हें लीड करने वाली और कोई नहीं बल्कि इंस्ट्रक्टर रेचल है। तो देखता डिमेट्री कहता है इस बार के टारगेट को संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा पेमेंट लगेगी। कि पास एक जगह पर लेटा हुआ उसका साथी उससे कहता है क्या सच में उनकी दुश्मन की टोली में छोटे बच्चे तक आए थे और क्या वो सच में मारने के लायक भी थे। इस बात पर डिमेट्री बताता है वो बच्चे कोई खूनी नहीं बल्कि मर्कनरीज थे, बिल्कुल उन्हीं के जैसे। तो फर्क ये था कि उनकी उम्र उनसे काफी कम थे। उन्हें दोनों के पास व्हील चेयर पर जोसेफ का बाप आता है और उन दोनों को बताता है जब तक वो लोग इन डेड मैंशन के लोगों को ठिकाने लगा देंगे जितना चाहे उन्हें उतना पैसा दे सकता है। ये इस वक्त उसे अपना बदला सबसे ज्यादा चाहिए था। ये देख करके उसके सामने सिर्फ 2 ही बंदे मौजूद थे। उन्हें पूछता है कि यहाँ पर तो 3 बंदों की टोली आई थी, तीसरा आखिर कहाँ पटा। जिस पे डिमेट्री बताता है इनका तीसरा भाई लेट हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं थी। उसके बगैर भी वो इनकी टोली को संभालने वाले थे। जोसेफ का बाप अपनी नाक का खून पहुंचता उन्हें बता रहा था। देखने में तो उनके सामने आसान टारगेट लग रहे थे पर वो बिल्कुल भी आम नहीं थे। क्या डिमेट्री को सच में भरोसा था वो दोनों ही उन सभी लोगों को हैंडल करने के लिए काफी होंगे। एक कंधे पर हाथ रखता हुआ डिमेट्री एकदम सीरियस होता हुआ कहता है देखो अंकल, मैंने तुम्हें बताया ना तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम दोनों ही इस काम का संभालने के लिए काफी है। जिस पे आकर उसका साथी बताता है या आखिर वो अपने क्लाइंट को डरा क्यों रहा था। उस पर वहां से निकलता वो बताता है ऐसा कुछ भी नहीं था और वो एक प्रोफेशनल है जो अपने क्लाइंट पर हाथ तो नहीं उठाता। क्लाइंट से वैसे मुझे याद आया, खैर सॉरी, आजमाने की कोशिश करता। डिमेट्री अपने नाक के ऊपर चश्मा करता कहता है मन छोटे बच्चों से काफी अलग है जिन्होंने इस दुनिया को अच्छी तरह से देखा है। फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ शियोन मैरी से पूछता है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति नहीं थी। अब तक उनका सामना करने के लिए कोई एक बंदा तक भी नहीं आया था। इस बात पर मैरी बताती है कि वो यहाँ तो यहीं पर पक्का, पर अजीब बात और भी ज्यादा ये थी स्कूल के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरा में से कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। फिर एक आइडिया देता यूजिन रेचल से पूछता है आखिर वो लोग भटकर उनकी तलाश क्यों नहीं करते, क्योंकि स्कूल बहुत ही बड़ा था और वैसे भी उनके दुश्मन कुछ खास नहीं थे। वो अकेले होने के बावजूद भी वो उन सभी को आसानी से संभाल सकते थे। आइडिया रेचल को काफी सही लगता है, जैसे वो जल्दी अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा पाएंगे। और मैरी बता रही है कि वो सिक्योरिटी रूम में जाती है और कोशिश करती है वापस सीसीटीवी कैमरा को चलाने की ताकि फिर वो अपने दुश्मनों को लोकेट कर पाए। फिर अपने एयरपीस की तरफ इशारा करते रेचल बताती है अगर किसी को भी अकेले होकर कोई ज्यादा खतरा महसूस होता है या फिर कोई भी मुश्किल आ रही है तो फटाफट उसके साथ कॉन्टेक्ट करना था। अपने एयरपीस को हमेशा ऑन रखना था। और बाकी दोनों तो समझ जाते हैं। शियोन पीछे मुंह फेर लेता है क्योंकि वो तो उसे लाना भूल गया था, पर फिर से उसका इस बात से मजाक बनाया जाता है। फिर रेचल उन दोनों को अलग अलग राह पर भेजकर सीन को उसके साथ ही रहने को कहती है। यूजिन बाहर से नई बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता है। फिर शियोन रेचल की तरफ देखता है तो उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी। रेचल खुश होती एक बड़ी मुस्कुराहट देती कहती है इस वक्त सिर्फ सीन और वो एक अकेले मिशन पर थे, बिल्कुल अकेले और साथ में खतरे को महसूस करता सीन चिल्लाने लगता है हम करो लुटेरा, बस एक बार मिल जाने दो, तुम सबको तो मैं वाट लगा दूंगा। अभी रेचल फिर से पूरा सीरियस होकर उससे पूछती है कि क्या सीन ने अभी तक औरत और उस बच्चे से हार नहीं मानी थी। बस बात से काफी कंफ्यूज थी कि आखिर वो माँ बेटी के पीछे इतना लग क्यों रखा है, वो उन दोनों को इतना ज्यादा बचाना क्यों चाहता है। जिस बात को शियोन टालने की कोशिश करता है ये ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी रेचल उसे समझाती है उसका उन पर हार मान लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि सीन अगर उन दोनों के साथ और कनेक्शन रखेगा तो उन लोगों की जान बस थोड़ी खतरे में आएगी। जिस बात के मतलब से कंफ्यूज होता वो उससे पूछता है अगर रेचल उससे कहना क्या चाहती थी। फिर एकदम सीरियस होकर वो उसे बताते हैं जरा सोच कर तो देखो, वो सिर्फ एक आम से लोग थे, किसी मुश्किल के साथ कोई रिश्ता नहीं था और अब कुछ दिनों में वो डेड मैंशन का टारगेट बन चुके हैं। कुछ 3rd ग्रेड के लुटेरे आकर उन्हें किडनैप तक कर चुके हैं। आखिर तुम्हें क्या लगता है उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर उनके साथ ये कब से होना शुरू हुआ है। अगर सिर्फ तुम उन दोनों की जिंदगी में नहीं आते तक बिल्कुल एक आम से जिंदगी जी रहे होते, शायद बिना मुश्किल से इस वक्त एक खुश और आम परिवार होते। तुम्हारे उनकी जिंदगी के बीच में पड़ने की वजह से ने भी आकर तुम्हारा पीछा किया और वहीं से उनकी जिंदगी नरक बनना शुरू हो गई। और शियोन को इस बातों से पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश
कटे रेचल उसे साफ काटे है। उनकी जिंदगी को नरक बनाने वाला आपका सिर्फ वही था, इसी की वजह से आज वो लोग मरने की हालत में थे। इस बात से शियोन भी थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था कि उसकी वजह से ह्यूना और उसकी माँ की ये हालत हो रही थी। और फिर रेचल उसे बताती है कि यहाँ पर यही बेहतर होगा कि वो इन माँ बेटे के बारे में भूल जाए कि उसकी जगह सिर्फ के सिर्फ एक जगह पर थी, वो थी डेड मैशन, जहाँ पर उसकी असली वैल्यू थे। तभी अचानक ही वो दोनों अपने ऊपर आ रहे हमले को नोटिस करते हैं। फटाफट तेज से उनकी तरफ आ रही बुलेट को डोज कर लेते हैं और जिसने उस बंदूक को चलाया था और कोई नहीं बल्कि डिमित्री था। वहाँ पर देखकर रेचल भी उससे पूछती है कि डिमित्री यहाँ पर क्या कर रहा था, जो देखकर शियन भी उससे पूछता है कि क्या रेचल उसे जानती थी। अगर हाँ तो फिर आखिर ये बंदा कौन था, जिस बात पर रेचल बताती है उनके सामने ये बंदा रशियन मर्सनरी यूनिट बेयरफुट का सेकंड इन कमांड था, डिमित्री मेदवेदेव। हम देखे पाते हैं अपने कंधे पर मैरी को उठा रखा था। फिर वो रेचल को बताता है सच में ही उन्हें मिले के 2 साल हो चुके थे। फिर तब से रेचल का क्या हाल था। फिर मैरी को नीचे फेंकता हुआ बताता है कि इस बच्ची को उसने बस थोड़ा सा ही पीटा था और उसकी ये हालत हो चुकी थी। वो देख ही पा रहा था कि कैसे रेचल उसे खूनी गुस्सों की नजरों से देख रही थी। वो उसे बताता है रेचल मुझे ऐसा भी मत खोरा, मुझे बुरा लग जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा इस बार का टारगेट डेड मिशन था, हालांकि तुम्हें मैं दिल से बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, पर एक मिशन फिर भी एक मिशन है। की तरफ गन करती रेचल उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर बिग व्यू कंस्ट्रक्शन ने उसे हायर किया था। ये देख कर कि रेचल ने इस पर गन कर रखी थी, वो भी वापस धमकाने के लिए मैरी पर गन कर देता है। बताता है कि वो तो कुछ कर बच जाएगा पर उसकी ये साथी तो पक्का मरेगी। और वो रेचल को ऑफर देता बताता है और भाई याद कर कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, मैं इस बार इन चीजों को जाने दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम मेरे साथ डेट करोगे। रेचल उसे भाड़ में जाने को कहकर फटाफट उस पर गन शूट कर देते हैं। डिमित्री जानता हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला था, फटाफट उसकी गोलियों से बचता है। साइड में नीचे कुछ झुकता है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ वापस से उस पर निशाने शूट करता है। रेचल भी फटाफट उससे बचती है। दीवार के पीछे खड़ी हो अपनी गन को रीलोड करती कहती है किससे लगा था ये लोग बेयरफुट को हायर कर लेंगे, जिससे यहाँ पर अब चीजें बहुत ही मुश्किल होने वाली थी। और फिर वह सीन पर चिल्लाती उससे बता रही है ये दिखाने के लिए सीन की वजह से उस औरत और उस बच्चे की जिंदगी ऐसे वर्ल्ड में फंस चुकी थी, यहाँ पर ऐसे खतरनाक दुश्मनों से लड़ाइयाँ होती थी। वहाँ पर देखकर वो पाती है कि सीन वहाँ पर कहीं पर भी मौजूद नहीं था, यहाँ दूर ही टूटी विंडो के पीछे छुपा हुआ मित्री कह रहा था ये औरत सच में ही काफी मजेदार है। ये मिशन के लिए है पर फिर भी मुझे इसे मारने में बहुत ही बुरा लगेगा। एक काम करता हूँ बस इसके शरीर में थोड़े शेद कर दूंगा, कई बात ये बेहोश हो जाएगी। उसके पीछे की विंडो पे बैठा शियोन उसे बताता है कि उससे नहीं लगता इतनी कमजोर स्कल के साथ कि डिमित्री रेचल को हरा भी सकता था। जो सुन डिमित्री भी उठता उसे देखता है, तब मुड़कर उसकी तरफ अपनी गन बुक करने ही वाला था। तब शियोन भी उठता, उसके हाथ को ऊपर करता, उठाने से बचता हुआ मित्री के ऊपर झपट्टा मारता बताता है कि जैसा उसने कहा था कि स्किल्स यहाँ पर काफी नहीं थी। पर एक जोर का कस कर मुक्का मारकर वो उसे जोर से नीचे जमीन पर पटक देता है, जहाँ पर शियोन को लगा था कि डिमित्री को इससे एक मुक्के में बेहोश हो जाना चाहिए था। वो उल्टा उस मुक्के को सहता हंसता हुआ उसे बताता है जब बुरा नहीं था मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम उस बच्चे से काफी अलग हो, लड़ने में काफी बेहतर भाई, पर क्या तुम्हें सच में लगा था कि इतना काफी होगा।